Huo Yuhav challenges 7 at once, completely drained. Dolo 2, Rebirth of Huo Yuhav, More Children, More Blessings, वेब नॉवल। शाओ शाओ के सवाल का सामना करते हुए ह्यू युहाव कुछ समय तक तालमेल बिठाने के बाद आखिरकार शांत हो गया। इस बीच हर किसी ने उसके कांपते हुए ठहराव का फायदा उठाकर फॉर्मेशन में लाइन लगा ली। वैंग यान उनके ऊपर स्थित था। शैन लाव एक बार फिर न जाने कहाँ गायब हो गया था। सामने इन अकॉर्ड के 7 सदस्य, जिनकी नेता मा शाओटाओ थी, उन्होंने एक वी आकार का पाथ ब्रेकर फॉर्मेशन बनाया और पूरी गति से आगे उड़ने लगे। हवाई उड़ान का सबसे बड़ा फायदा यह था कि यह इलाके टेरेन से प्रतिबंधित नहीं था, जिससे सबसे छोटा सीधा रास्ता मिल जाता था। ह्यू युहाव को कोई अंदाजा नहीं था कि वे दिशा कैसे निर्धारित कर रहे थे। अभी उसका एकमात्र काम अपनी मुद्रा बनाए रखना था। शाओ शाओ वर्तमान में ह्यू युहाव की कमर पर हाथ डालकर उड़ रही थी, जिससे उसे हवा में एक अजीब टाइटैनिक वाली अनुभूति हो रही थी। पूरे रास्ते शाओ शाओ का चेहरा पूरी तरह से लाल था। वह समय समय पर ह्यू युहाव और फिर वैंग डान की ओर चोरी छिपे देख रही थी। हालांकि वह नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही है, लेकिन वह उसकी आंखों में द्वंद्व को स्पष्ट रूप से देख सकता था। जल्द ही समूह की उड़ान धीरे धीरे धीमी हो गई। पहले की देरी के कारण जब तक वे आराम करने के लिए आसमान से नीचे उतरे, तब तक आकाश काला पड़ना शुरू हो गया था। यह नहीं चलेगा, समय थोड़ा कम है, मैं तुम सबको बाद में स्ट्रेच कराऊंगा। शैन लाव की आवाज़ गूंजी। वह पास के जंगल से इत्मीनान से टहलते हुए आया, मानो वह अचानक वहां टेलीपोर्ट हो गया हो। लेकिन मेरे नेतृत्व में निकलने से पहले मुझे भूख लगी है। एक चौड़ी मुस्कान के साथ शैन लाव ह्यू युहाव के पास गया और प्रोत्साहित करने वाले अंदाज में उसका कंधा थपथपाया। रात का खाना 1 और घंटे तक चला और फिर सभी ने अपनी सोल पावर को रिकवर करने में समय बिताया, जिससे और भी अधिक समय बर्बाद हुआ। जब तक वे पूरी तरह से ठीक हुए, आसमान बहुत अंधेरा हो चुका था। भाग्यवश आज रात चांद चमक रहा था, इसलिए दृश्यता प्रभावित नहीं हुई। अंधेरे से शायद ह्यू युहाव सबसे कम प्रभावित था। अपनी स्पिरिट आइज के साथ उसके लिए रात और दिन में शायद ही कोई अंतर था। लो, इसे अपनी कमर के चारों ओर बांध लो। वैंग यान ने ह्यू युहाव को एक लंबी रस्सी थमाई। इसके एक सिरे पर एक विशेष बकल था, जिसे छाती, पेट और जांघों के चारों ओर बांधने के लिए डिजाइन किया गया था। रस्सी 30 मीटर से अधिक लंबी थी। ह्यू युहाव ने इसे लिया और सुरक्षित कर लिया। अब तक वह समझ गया था कि यह रस्सी विशेष रूप से फ्लाइंग सोल टूल्स के साथ उपयोग करने के लिए डिज़ाइन की गई थी। जब सोल मास्टर्स के पास अलग अलग कल्टिवेशन स्तर होते थे, तो इस रस्सी का उपयोग करके मजबूत व्यक्ति कमजोर को खींच सकता था, जिससे उड़ान की दूरी बढ़ जाती थी और उच्च गति बनी रहती थी। ह्यू युहाव अकेला नहीं था जिसे रस्सी मिली, वैंग यान सहित सभी को मिली। और अंत में रस्सी के सभी सिरे शैन लाव के हाथ में इकट्ठा हो गए। छोटे बच्चों, जल्द ही तुम सबको बस खुद को जितना हो सके बचाना है। एक बार जब हम ऊपर चढ़ जाएं, तो खुद को आगे की ओर उड़ने वाली मुद्रा में रखें। जब मैं याद दिलाऊं, तो हवा के प्रवाह के प्रभाव से खुद को बचाने के लिए अपनी सोल पावर को सर्कुलेट करें। समझे? समझ गए? इससे पहले कि उनकी आवाज़ें बंद होती, बिना किसी को दिखे कि वह कैसे हिला, शैन लाव के पीछे एक उन्नत फ्लाइंग सोल टूल खुल गया। गहरे लाल रंग के फोल्डिंग पंख फैल गए। वे बड़े नहीं थे, उनका पंख फैलाव केवल 2 मीटर के करीब था, लेकिन उनके पीछे 12 जेट नोजल थे। वहीं दूसरी ओर ह्यू युहाव और अन्य लोगों के पास उनके सोल टूल्स पर केवल 2 नोजल थे। होली, यह क्या? जब हर कोई हैरान था, तो शैन लाव ने ठंडी आह भरी। ह्यू युहाव के साथ एक्सट्रीम नॉर्थ से अधमरी हालत में लौटने के बाद से उसे एहसास हुआ था, सोल टूल्स का उपयोग करना शर्मनाक नहीं था। और यह सोल टूल विशेष रूप से अकादमी द्वारा उसके लिए जल्दी यात्रा करने के लिए बनाया गया था। ये क्षण पूरी तरह से शैन लाव का था। तैयार? किसी के जवाब देने से पहले उसकी आवाज़ फिर से आई। 3, 2, 1, जाओ। उसके चिल्लाने के साथ ही सभी 12 जेट नोजल चमकदार सफ़ेद रोशनी के साथ फट पड़े। तुरंत ह्यू युहाव को अपनी कमर पर एक जबरदस्त खिंचाव महसूस हुआ। तनाव के कारण उसके फोल्डिंग पंख अपने आप संकुचित हो गए और फिर वह अपने आसपास कुछ भी नहीं देख पा रहा था। हवा की चुभती हुई चीख उसके कानों से टकरा रही थी। यदि उसकी शारीरिक बनावट फजीक मजबूत नहीं होती, तो वह बिल्कुल भी टिक नहीं पाता। बाकी लोग भी बेहद असहज दिख रहे थे। हमेशा की तरह विचारशील रहते हुए ह्यू युहाव ने तुरंत आइस एम्प्रेस आमद जारी किया। क्रिस्टलीय हीरे जैसी बर्फ ने उसके शरीर को ढक लिया। समूह के चारों ओर एक पतली बर्फ की ढाल बन गई, जो प्रभाव का विरोध कर रही थी। यकीनन उसकी सुरक्षा के साथ दबाव तेजी से गिर गया और हवा की शक्ति स्पष्ट रूप से कमजोर हो गई। कई लड़कियों ने ह्यू युहाव की ओर कृतज्ञता भरी निगाहें डालीं। स्वाभाविक रूप से ह्यू युहाव मा शाओटाओ को भी एक परत देना नहीं भूला। भले ही उसके कल्टिवेशन को इसकी आवश्यकता नहीं थी, ह्यू युहाव समझता था, लड़कियां भावुक प्राणी होती हैं। आप उनके पूछने का इंतजार नहीं करते उन्हें इसकी ज़रूरत है या नहीं, यह उनकी पसंद है। आप इसे पेश करते हैं या नहीं, यह आपकी पसंद है।
यकीनन जब माँ शाओटाओ ने अपने शरीर के बाहर बर्फ की ढाल को महसूस किया तो ह्यू युहाव के प्रति उसकी नज़र और भी गर्म हो गई। यदि इतने सारे लोग उपस्थित न होते तो उसे अपनी एक्सीहियो मार्शल सोल को फिर से दबाना पड़ सकता था। व्यक्तिगत रूप से अपनी रक्षा करने में बहुत अधिक सोल पावर खर्च नहीं होती थी, लेकिन इतने सारे लोगों को एक साथ बचाना, वह भी इतने चरम तनाव में, ह्यू युहाव को ऐसा लगा जैसे वह अंदर से खाली हो रहा है। लानत है, उसने एक बार शेख ही बघारी थी कि वह 7 रातें गुजार सकता है। अब एक साथ 7 लोगों के साथ वह पूरी तरह से निचुड़ रहा था। ह्यू युहाव चुपचाप पीड़ा सहता रहा। अत्यधिक गति ने उसे केवल अंधेरा महसूस करने के लिए छोड़ दिया। वह सितारों की रोशनी देखने के लिए अपना सिर भी नहीं उठा सकता था। आखिरकार एक साथ 7 को नियंत्रित करना बहुत अधिक था। समय बीतता गया। स्टार लुओ एम्पायर की पश्चिमी सीमा। रात गहरी हो चुकी थी। बिना सितारों या चांद की रोशनी के जंगल घुप अंधेरा था, सचमुच भोर से पहले का सबसे काला क्षण। अचानक सफ़ेद रोशनी की एक लकीर आसमान को चीरती हुई निकली, अपने पीछे एक शानदार चमक छोड़ गई, जैसे कि स्वर्ग को चीर रही हो। सफ़ेद रोशनी ज़मीन की ओर गिरी, उसकी गति धीरे धीरे धीमी होती गई। फिर ये तेजी से फैली एक विशाल प्लेटफॉर्म की तरह। दर्जनों मीटर चौड़े इस प्लेटफॉर्म ने कई धुंधली आकृतियों को थाम लिया, जिससे वे सुरक्षित रूप से ज़मीन पर उतर गए। उफ उफ, एक के बाद एक उल्टियों की आवाज़ें आने लगीं। जैसे ही सफ़ेद रोशनी हटी, एक दर्जन से अधिक आकृतियां हर जगह बिखरी हुई थीं, या तो वे उबडूब बैठी थीं या पेड़ों के सहारे झुकी हुई थीं। आधे से ज़्यादा लोग उल्टियां कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से सबसे खराब प्रतिक्रिया ह्यू युहाव की थी। उसे लगा जैसे वह इस खूबसूरत दुनिया को छोड़ने वाला है। उसकी सोल पावर सचमुच पूरी तरह से खाली हो गई थी। ह्यू युहाव की दयनीय स्थिति देखकर लड़कियां चिंता में उधर भागीं। ह्यू युहाव, क्या तुम ठीक हो? युहाव, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? युहाव, मुझे मत डराओ। एक पल पहले शैनलाव बहुत विजयी महसूस कर रहा था। अब न जाने क्यों उसे गहरा अपमान महसूस हुआ। लानत है इस सब पर। अवेकनिंग, हंटिंग टाइम, ह्यू याओस क्राइसिस, डोलो 2, रीबर्थ ऑफ ह्यू युहाव, मोर चिल्ड्रन, मोर ब्लेसिंग्स, वेब नॉवल। बस अपनी बेकारियत देखो। शैनलाव ने समूह की ओर इशारा किया, जैसे लोहा स्टील न बन पाने पर नफरत करता है। ह्यू युहाव, बस ऐसे ही उसने तुम्हारा पक्ष जीत लिया। बेशक ये कहना कि उसे ईर्ष्या नहीं थी झूठ होगा। शैनलाव ने ठंडी आह भरी, फिर एक और निर्देश दिया। जब मैं अभी उतरा तो शोर थोड़ा ज्यादा था। सेना ने ध्यान दिया होगा। ये जगह स्टार लुओ एम्पायर की वेस्टर्न लीजन से केवल 50 ली दूर है। उनके लोग जल्द ही यहाँ पहुँचते होंगे। मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ। तुम सब इसे खुद संभालो। मैं थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ। सौभाग्य से आज रात का खाना अच्छा था। खुद से बड़बड़ाते हुए शैनलाव की आकृति चमकी और गायब हो गई। वह स्पष्ट रूप से दूर रह रहा था, वरना उसे और अधिक भावनात्मक क्षति पहुंचती। यकीनन कुछ ही समय बाद दूर से आसमान से रोशनी की लकीरें गिरीं, जो ठीक उनकी दिशा में उतरीं। दाई योहेंग ने अपना हाथ उठाया और आसमान में मुक्का मारा। तुरंत उसके सिर से 3 मीटर ऊपर सफ़ेद रोशनी का एक गोला फटा, जो एक चमकदार प्रभामंडल में फैल गया। नीचे उतरती आकृतियों ने तुरंत स्थिति को लॉक कर लिया। जल्द ही लगभग 30 योद्धाओं का एक दस्ता, प्रत्येक ने काले रंग का टाइट लेदर आर्मर पहना था, ऊपर से उतरा। उनकी पीठ पर लगे फ्लाइट टाइप सोल टूल्स भी काले थे, जो उन टूल्स से स्पष्ट रूप से अलग थे जिन्हें श्रेक ने पहले मंगवाया था। जैसे ही वे नीचे उतरे, वे तेजी से फॉर्मेशन में आ गए और श्रेक के समूह को घेर लिया। उनका नेतृत्व एक कठोर चेहरे वाला बूढ़ा व्यक्ति कर रहा था। तुम लोग कौन हो? फ्लाइट टाइप सोल टूल्स का उपयोग करके हमारी सेना के पास आने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? जैसे ही वह बोला, उसने और उसके सभी आदमियों ने अपने मार्शल सोल्स जारी कर दिए। एक पल में चमकदार सोल रिंग्स ने आसपास के इलाके को रोशन कर दिया। उनका नेतृत्व करने वाला बूढ़ा व्यक्ति 7 रिंग वाला सोल सेज था, 3 पीली, 2 बैंगनी, 2 काली। ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं था, लेकिन बेहद प्रभावशाली था। वह जिन सोल मास्टर्स को लाया था, वे सभी कम से कम 4 रिंग वाले थे, हालांकि वे सभी 30 साल या उससे अधिक उम्र के लग रहे थे। उनमें से कुछ तो 5 रिंग वाले सोल किंग्स भी थे। सोल रिंग्स की चमक के नीचे उनमें से प्रत्येक की छाती पर हल्के चमकते हुए सफ़ेद शेर के सिर, व्हाइट टाइगर का चिन्ह देखा जा सकता था। वह शेर का सिर विशाल था, जो उनके अधिकांश लेदर आर्मर को ढकता था, जीवंत, क्रूर और प्रभावशाली। एल्डर डू, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? दाई योहेंग मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ा। बूढ़ा जम गया, फिर रोशनी में ध्यान से देखा, तुरंत उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी झलक उतरी। ये तो यंग मास्टर हैं। यंग मास्टर, आप यहाँ क्यों हैं? और ये लोग? दाई योहेंग मुस्कुराया। ये श्रेक अकेडमी के मेरे सहपाठी हैं। मैंने अपने पिता के साथ पहले ही पत्रों का आदान प्रदान कर लिया है। क्या पिता यहाँ हैं? डू लाइसी ने अपना हाथ उठाया और अन्य लोगों ने अपने मार्शल सोल्स वापस ले लिए। तो ये बात है, मार्शल कैंप में हैं। उन्हें सुबह के प्रशिक्षण के लिए उठ जाना चाहिए।
मैं यंग मास्टर और आपके सहपाठियों को उनसे मिलने ले जाऊंगा। जब वे बात कर रहे थे, युहाव के अंदर का जुनून, ऑब्सेशन पहले से ही उमड़ रहा था। इसकी बेचैन उत्तेजना ने युहाव को और भी जिज्ञासु बना दिया। आखिरकार व्हाइट टाइगर ड्यूक दिखता कैसा था? इस जुनून के लिए उसके जीवन का आधा हिस्सा उस आदमी से आया था। फिर भी जन्म से लेकर अब तक मूल मेजबान ने भी अपने पिता को एक बार भी नहीं देखा था। युहाव ने अपनी विरासत में मिली यादों के हर कोने की तलाशी ली। वहां एक धुंधली परछाई तक मौजूद नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो जिस क्षण वह पैदा हुआ था उसे त्याग दिया गया था। जो कुछ बचा था वे केवल वे परछाइयां थीं जिन्हें उसकी मां लाठी से मिट्टी में खींचा करती थी। हर बार जब वह ऐसा करती तो उसके भाव कोमल और सौम्य हो जाते थे। युहाव को उसके शब्द याद थे। उसके जीवन की सबसे सुखद और आनंदमय बात उस आदमी के साथ एक बार रहना और एक बेटे को जन्म देना था। भले ही वह उससे दोबारा कभी नहीं मिली, लेकिन उसे इसका कोई पछतावा नहीं था। उसके अंदर का जुनून उबल रहा था, लगभग अनियंत्रित हो रहा था। भले ही युहाव ने इसे जबरदस्ती दबा दिया, लेकिन आप ऐसी चीज़ों को जितना अधिक दबाते हैं वे उतनी ही जोर से पलटवार करती हैं। युहाव, क्या तुम ठीक हो? सबसे करीब खड़े वैंग डांग ने सबसे पहले असामान्यता को महसूस किया। युहाव ने धीरे से अपना सिर हिलाया। अभी जुनून को खत्म करने का समय नहीं था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ अगर वह व्हाइट टाइगर ड्यूक से मिलता भी है तो वह उसे मार नहीं सकता था। यदि वह लापरवाही से मारने का इरादा, किलिंग इंटेंट प्रकट करता है तो उसे भारी नुकसान हो सकता है। युहाव, वैंग डांग और अधिक नहीं बोला। उसने बस युहाव का हाथ पकड़ लिया और धीरे से उसका नाम पुकारते हुए उसे दिलासा दिया। अब तक आसमान पूरी तरह से साफ हो गया था। सुबह का सूरज पूर्व से उगा, जिसने हर किसी को सुनहरी परत से ढक दिया। जैसे ही वे फिर से हवा में उड़े, काफी आगे एक के बाद एक विशाल सैन्य शिविर दिखाई दिए, जो सभी पहाड़ों के सहारे बने थे। कुछ तो सीधे मिंगडू माउंटेन रेंज के अंदर ही बने थे। उन्हें कैंप कहना भी सही नहीं था, क्योंकि पश्चिमी दिशा में एक विशाल किले की दीवार फैली हुई थी, जो 30 मीटर से अधिक ऊंची और लगभग 50 मीटर मोटी थी। हालांकि अभी सुबह ही थी, लेकिन अंतहीन काफिले पहले से ही पहाड़ों से पत्थर बाहर ले जा रहे थे। दाई योहेंग युहाव के पास उड़ रहा था और अब उसके साथ परिचित निकटता के साथ व्यवहार कर रहा था। वह मुस्कुराया। युहाव, पहली बार सैन्य शिविर देख रहे हो? मानो वह शेख ही बघारना चाहता हो या उसे डराना चाहता हो। दाई योहेंग ने समझाना शुरू किया। हमारा स्टार लुओ एम्पायर महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में है। पूर्व और दक्षिण तटीय इलाके हैं। हमारा क्षेत्र केवल सन मून एम्पायर के बाद दूसरे स्थान पर है। सेना मुख्य रूप से दो महान सेनाओं में विभाजित है, वेस्टर्न लीजन और नॉर्दर्न लीजन। वेस्टर्न लीजन सन मून एम्पायर से रक्षा करती है, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। कुल ताकत 5 लाख। वेस्टर्न लीजन सबसे विशिष्ट एलीट है। आप अभी जो देख रहे हैं वह सेंट्रल कॉर्प्स है, 1 लाख सबसे मजबूत योद्धा। और मेरे पिता साम्राज्य के मार्शल हैं। वह न केवल पूरी वेस्टर्न लीजन की कमान संभालते हैं, वह सेंट्रल कॉर्प्स के कॉर्प्स कमांडर भी हैं। खत्म करने के बाद दाई योहेंग ने युहाव की ओर देखा। वह उसके चेहरे पर सदमा या डर देखना चाहता था, लेकिन उसे निराशा हुई। युहाव की आंखें शांत थीं, असामान्य रूप से शांत। यह ऐसा महसूस हुआ जैसे कपास के ढेर पर मुक्का मारा गया हो। लेकिन दाई योहेंग ने हार नहीं मानी। शब्द काफी नहीं थे, युहाव को इसे खुद देखने की जरूरत थी। एक बार जब उसने उसके पिता को देख लिया तो वह निश्चित रूप से डर जाएगा। युहाव, ओह युहाव, तुम्हें निराशा और डर का स्वाद चखने देना और फिर तुम्हें मार देना, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत बात होगी। एक बार जब हम डाकुओं की गुफा में प्रवेश कर लेंगे तो मैं बिना किसी निशान के तुम्हें खत्म कर दूंगा। उन अपराधियों पर दोष मरने के साथ मुझ पर कोई कभी शक नहीं करेगा। हा 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 हा। ड्रैगन्स फ्यूरी, काउंटरिंग दाई हाउ, डोलो 2, रीबर्थ ऑफ युहाव, मोर चिल्ड्रन, मोर ब्लेसिंग्स वेब नॉवल। जैसे ही वे एक के बाद एक कैंप के पास से उड़े, लगभग 15 मिनट बीत गए और दूर एक बड़ा लेदर टैंक दिखाई दिया। अन्य टेंटों की तुलना में ये बहुत बड़ा था। ये षटकोणी और हेक्सागोनल आकार का था और पूरी तरह से गहरे भूरे रंग के रंगे हुए गाय के चमड़े से बना था। आसपास बहुत अधिक गार्ड नहीं थे, केवल 30 व्हाइट टाइगर विशिष्ट गार्डों के 2 गश्ती दल थे। युहाव की नज़र टेंट के सामने खुले स्थान पर एक आकृति की ओर तेजी से खींची चली गई। हालांकि वह अभी स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहा था, लेकिन वह उस व्यक्ति से निकलने वाले एक धरती हिला देने वाले ऑरा को महसूस कर सकता था, जो विशाल कल्टिवेशन और घातक इरादे का मिश्रण था। वह व्यक्ति अपने मार्शल सोल को जारी किए बिना मुक्कों का अभ्यास कर रहा था। उसकी हरकतें सरल और आडंबरहीन थीं, फिर भी उसके द्वारा मारा गया प्रत्येक मुक्का हवा में एक गहरी दबी हुई शॉकवेव पैदा कर रहा था। आगे उड़ते हुए डूलाइसी धीमा हो गया और धीरे धीरे सबको नीचे ले आया। जब वे लगभग 100 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे तो वे हवा में हिंसक उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। जैसे जैसे वे करीब आए, वे उस व्यक्ति का चेहरा साफ देख पा रहे थे।
हवा में सुनहरे बाल तैर रहे थे। उसका ऊपरी शरीर नग्न था, जिससे मजबूत तांबे के रंग की मांसपेशियां दिखाई दे रही थीं। उसका कद लगभग 2 मीटर था और बगल से उसका चेहरा तराशी हुई कुल्हाड़ी की तरह बेहद दृढ़ लग रहा था। उसकी धीमी दिखने वाली हरकतें पानी की तरह सहजता से बह रही थीं। हर कदम, हर मुक्का एक दबी हुई शॉकवेव पैदा कर रहा था। मानो उनके आने का एहसास पाकर उसने धीरे धीरे अपने मुंह के वापस खींचे, एक गहरी सांस ली और शेर जैसी दहाड़ लगाई, जिससे लेदर टेंट के चारों ओर सैकड़ों मीटर के दायरे में तुरंत हिंसक हवाएं चलने लगीं। ये वास्तव में एक खूंखार बाघ के नीचे उतरने जैसा महसूस हुआ। उसकी पहचान स्पष्ट हो गई। व्हाइट टाइगर ड्यूक। इतने करीब पहुंचने पर युहाव का जुनून, ऑब्सेशन तेजी से उमड़ा। जुनून के प्रभाव ने उसके दिमाग को मिश्रित भावनाओं से भर दिया, लेकिन फिर भी वह इसे दबाने में कामयाब रहा। सब जमीन पर उतरे और सबसे आगे डुलाइसी थोड़ा झुका और बोला, मार्शल, यंग मास्टर और श्रेक अकेडमी के छात्र आ गए हैं। दायोहेंग आगे बढ़ा, उस लंबे व्यक्ति के सामने एक घुटने के बल बैठा और सम्मानपूर्वक बोला, पिताजी। दायोहेंग के पिताजी शब्द ने युहाव को ऐसा महसूस कराया जैसे उसके शरीर का सारा खून उसके सिर में चढ़ गया हो और उसका दिमाग गर्जना कर रहा हो। अचानक युहाव के शरीर पर 4 खून जैसी लाल सोल रिंग्स जल उठीं। जैसे ही वे ऊपर उठीं, उसकी आंखें ताज़ा टपकते लाल रंग में बदल गईं। प्राचीन जंगलों जैसा एक भयानक औरा फूट पड़ा। हर किसी को लगा जैसे उसके शरीर से एक हल्की लाल खून जैसी चमक बाहर निकल रही हो। उस क्षण में उसके छोटे से शरीर से एक प्राचीन अर्ध देवता डेमी गॉड की उपस्थिति झलक रही थी। जुनून ने अस्थायी रूप से उसके शरीर पर नियंत्रण कर लिया था। ये वही था, वही जिसने उसकी माँ का जीवन बर्बाद कर दिया था, जिसे वह कभी नहीं भूल सकी। ये वही पिता भी था जिसे उसने कभी नहीं देखा था। ये वही था, ये वही था। जुनून बेकाबू हो गया। ड्रैगन्स फ्योरी। उसकी माँ की छवि और आवाज़ ने तुरंत युहाव की आत्मा के हर कोने को भर दिया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उस क्षण में जुनून ने उसके पूर्ण शक्ति हमले को सक्रिय कर दिया। जैसे ही युहाव का हमला फूटने वाला था, उसके दिमाग में एक आग गूंजी। नफरत केवल तुम्हारी आंखों को अंधा कर देगी। तुरंत ही खून जैसी लाल सोल रिंग्स फीकी पड़ गईं और पूरी तरह से ग्रे हो गईं। यहाँ तक कि युहाव की आंखें भी ग्रे हो गईं। यीलाव ने उसके शरीर पर नियंत्रण कर लिया था। उस समय कोई भी पूरी तरह से होश में नहीं आया था। युहाव की 4 लाख साल पुरानी सोल रिंग्स बहुत चौंकाने वाली थीं। वैंग डांग चुपचाप युहाव को रोकने के लिए आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद सभी ने प्रतिक्रिया दी। मार्शल की रक्षा करो। अनगिनत व्हाइट टाइगर गार्डों ने युहाव को घेर लिया। यहाँ तक कि दायोहेंग ने भी तीव्र भय महसूस किया था जब युहाव ने अपनी सोल रिंग्स प्रदर्शित की थीं। युहाव को दबाना ही होगा। यदि वह और आगे बढ़ा तो व्हाइट टाइगर ड्यूक निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। किसी तरह यह विचार दायोहेंग के मन में आया। उसी समय व्हाइट टाइगर ड्यूक दाईहाओ ने टीम का नेतृत्व कर रहे वैंग यान को नापसंदगी से घूरा। शिक्षक वैंग यान, इसका क्या मतलब है? हालांकि युहाव ने हमला नहीं किया था, लेकिन सभी ने उसके आवेशित ऑरा में खतरे को महसूस किया। एक पल के लिए दाईहाओ को मृत्यु के ऑरा का भी एहसास हुआ। आखिरकार वह एक टाइटल डोलो था। वैंग यान स्तब्ध था, ये समझने में असमर्थ कि युहाव अचानक हिंसक क्यों हो गया। यह जैसे ही तनाव चरम पर पहुंचा, शैन लाव प्रकट हुआ। उसने सीधे युहाव को पकड़ा और सबकी नज़रों से ओझल हो गया। इस लड़के के साथ एक समस्या है, मैं इसे देखूंगा। एक बार जब युहाव और शैन लाव चले गए तो वैंग यान ने आखिरकार राहत महसूस की। चूंकि शैन लाव ने हस्तक्षेप किया था, इसलिए चीज़ें संभलने लायक थीं। दायोहेंग खड़ा हुआ और व्हाइट टाइगर ड्यूक दाईहाओ के कान में कुछ फुसफुसाया। ड्यूक मुस्कुराते हुए आगे बढ़े, शिक्षक वैंग यान और श्रेक अकेडमी के प्रतिभाशाली छात्रों का स्वागत है। हालांकि दाईहाओ के भाव अभी भी थोड़े अजीब थे, लेकिन उन्होंने वैंग यान और अन्य लोगों के लिए चीज़ें मुश्किल नहीं की। उसने अभी अपने बेटे की बात स्पष्ट रूप से सुनी थी। लिमिट डोलो, अभिवादन, योर ग्रेस। वैंग यान के नेतृत्व में आगे इनर अकेडमी के शिष्यों और पीछे आउटर अकेडमी के शिष्यों ने व्हाइट टाइगर ड्यूक के सामने सिर झुकाया। ड्यूक ने वैंग यान से हाथ मिलाया, कृपया अंदर आएं, मुझे आपकी खातिरदारी करने का अवसर दें। इस बीच युहाव को ले जाते हुए शैन लाव हैरान दिख रहा था। उसकी सोल फोर्स लगातार युहाव की जांच कर रही थी। पिछली हिंसा और रंग बदलने वाली सोल रिंग्स ने उसे उलझन में डाल दिया था। चाहे उसने कितनी भी जांच की, उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला और उसे सीधे युहाव से पूछना पड़ा, क्या हुआ युहाव, तुम अचानक हिंसक क्यों हो गए? युहाव ने केवल 4 शब्दों में उत्तर दिया, ड्यूक, नाजायज बेटा, इलेजिटिमेट सोन। क्या? शैन लाव दंग रह गया। काफी समय बाद, मानो वह कुछ समझ गया हो, उसे आखिरकार एहसास हुआ। युहाव, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने कामुक लेचरस हो, लेकिन अभी बदला लेने का समय नहीं है। तुम्हारा हमला दाईहाओ, जो एक टाइटल डोलो है, उसे नहीं मार सकता।
एक टाइटल डोलो का मुकाबला करने के लिए तुम्हें कम से कम सोल सेंट तक पहुंचना होगा। शैन लाव ने अपना मूल्यांकन और सलाह दी। उसके लिए ह्यू युहाव श्रेक अकेडमी का एक छात्र था और उसे उसका समर्थन करना चाहिए था। शैन लाव बिल्कुल वैसा ही व्यक्ति था, स्वतंत्र विचारों वाला और न्यायप्रिय। बोलने के बाद शैन लाव पलक झपकते ही कहीं से ढेर सारी सामग्री ले आया। सोचना काफी हुआ, चलो मांस भूनना शुरू करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। शिक्षक वैंग यान और व्हाइट टाइगर ड्यूक दूसरों को संभाल लेंगे, हम खाते हैं और मजा करते हैं, हा हा हा। ह्यू युहाव डोंट टच रैंडमली, डोलो 2 रीबर्थ ऑफ ह्यू युहाव, मोर चिल्ड्रन मोर ब्लेसिंग्स वेब नॉवल। कल के मजबूर मार्च के बाद हर कोई थोड़ा थक गया था। उन्हें पहाड़ों में युद्ध के लिए प्रवेश करने से पहले अपनी शारीरिक स्थिति को शिखर पीक कंडीशन पर लाना था। इस बिंदु पर व्हाइट टाइगर ड्यूक ने रात के खाने की व्यवस्था की थी। शैन लाव सैन्य शिविर में नहीं आए क्योंकि वे आधिकारिक मामलों में शामिल नहीं होना चाहते थे। अपनी ताकत और स्थिति के साथ वे श्रेक अकेडमी का प्रतिनिधित्व कर सकते थे। 3 घंटे के ध्यान मेडिटेशन ने सबकी थकान मिटा दी थी। अब दोपहर बीत चुकी थी। दुराइज द्वारा तैयार दोपहर का भोजन करने के बाद दुराइज ने सेंट्रल लीजन द्वारा एकत्र की गई सारी खुफिया जानकारी उन्हें सौंप दी। खुफिया जानकारी के अनुसार डेथ एंड बैंडेड ग्रुप का मुख्य गतिविधि क्षेत्र मेंगडू माउंटेन्स का मध्य क्षेत्र था। वे केवल तभी तेजी से नीचे उतरते थे जब उनके पास कोई विशिष्ट लक्ष्य होता था। डाकू समूह का नेतृत्व कौन कर रहा था, इस बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं थी। ये केवल ज्ञात था कि नेता कम से कम सोल किंग स्तर का एक सोल मास्टर था, हालांकि उनकी क्षमताएं अज्ञात थीं। खुफिया जानकारी कम थी क्योंकि डेथ हैंड जहां भी जाते थे कोई जीवित नहीं बचता था, उनके तरीके अत्यंत क्रूर थे। नवीनतम खुफिया जानकारी लगभग आधा महीना पहले की थी। व्यापारियों के एक समूह पर छापा मारने के बाद वे मेंगडू माउंटेन्स में पीछे हट गए। खुफिया जानकारी में उनके बाहर निकलने की अनुमानित दिशा शामिल थी। सेना केवल इतना ही प्रदान कर सकती थी। चूंकि ऑपरेशन सन मून एम्पायर में प्रवेश कर सकता था, इसलिए वेस्टर्न आर्मी ग्रुप जनशक्ति सहायता प्रदान नहीं कर सका, और यहां तक कि उनके द्वारा उधार लिए गए फ्लाइंग सोल डिवाइसेस को भी पहाड़ों में नहीं ले जाया जा सकता था। समय कम था, उन्हें कॉन्टिनेंट वाइड एडवांस सोल मास्टर अकेडमी डूहुंग टूर्नामेंट में भी भाग लेना था। खुफिया जानकारी की पुष्टि करने और मानचित्र प्राप्त करने के बाद वे तुरंत निकल पड़े। सबसे पहले उन्होंने व्हाइट टाइगर के गार्डों के मार्गदर्शन में खुफिया जानकारी द्वारा बताए गए पहाड़ के प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए फ्लाइंग सोल डिवाइसेस का उपयोग किया। फिर उन्होंने फ्लाइंग सोल डिवाइसेस को पीछे छोड़ दिया और सेना द्वारा प्रदान किए गए मानचित्र का उपयोग करके मेंगडू माउंटेन्स में प्रवेश किया। उनके आगमन पर शैन लाव भी ह्यू युहाव को साथ ले आए। उन्होंने लगातार खोज की और आसमान धीरे धीरे काला पड़ने लगा। माँ शाओटाओ ने अपने पीछे हॉर्न रही लड़कियों की ओर देखा और आदेश दिया, आप सभी यहाँ आराम करें। दुश्मनों को सतर्क करने से बचने के लिए कोई आग नहीं जलाएगा। आज रात हमें रात भर तलाशी लेने की आवश्यकता हो सकती है। माँ शाओटाओ के आदेश पर हर कोई तुरंत जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और अपनी सोल पावर को बहाल करना शुरू कर दिया। जैसे ही सब ठीक हुए, वैंग यान की आवाज़ अचानक गूंजी, सब लोग यहाँ आओ। वैंग यान ने सबको अपने पास इकट्ठा होने का इशारा करते हुए हाथ हिलाया। वैंग यान ने गंभीरता से कहा, मैंने अभी आसपास के क्षेत्र की टोल ली है। रास्ते में मैंने जो देखा है उसके आधार पर मेरे पास कई निष्कर्ष हैं। पास में वेनलिन ट्रीज दिखाई दिए हैं। वे घने जंगलों में कम से कम 50 ली गहराई में ही उगते हैं। इसके अतिरिक्त वेनलिन ट्री ठंड और छाया को पसंद करता है। इसकी हार्टवुड यिन कोल्ड प्रकार के मार्शल सोल्स का कल्टीवेशन करने वाले सोल मास्टर्स को बहुत सहायता प्रदान करती है। वेनलिन ट्रीज की उपस्थिति ने संकेत दिया कि उन्होंने मेंगडू माउंटेन्स के मुख्य क्षेत्र या कम से कम मुख्य क्षेत्र के किनारों में प्रवेश कर लिया था। उनकी खुफिया जानकारी के अनुसार डेथ एंड बैंडेड ग्रुप का नेता एक ईवल सोल मास्टर हो सकता है। जैसे ही वे बोले, उन्होंने अपने स्टोरेज सोल डिवाइस से पेड़ के तने का एक हिस्सा निकाला। तना किसी अज्ञात बल द्वारा आधा टूटा हुआ था और उसके अंदर एक बेलनाकार गुहा सिलिंड्रिकल कैविटी थी। एक वेनलिन ट्री की हॉटवुड गहरे नीले रंग की होती है। अब वह चली गई है, किसी ने इसे खोदकर निकाल लिया है। इससे पता चलता है कि हम जिस दुश्मन का सामना कर रहे हैं वह बहुत संभवतः एक ईवल सोल मास्टर है। इसका मतलब ये भी है कि हमारा दुश्मन दूर नहीं होना चाहिए। माँ शाओटाओ ने स्वाभाविक रूप से पूछा, शिक्षक वैंग, अब हमें क्या करना चाहिए? घात लगाकर इंतजार करें। वैंग यान ने सिर हिलाया, नहीं, हमें पहल करने की ज़रूरत है। जंगलों में चलते समय लोग हमेशा निशान छोड़ जाते हैं। उन्होंने तुरंत नेतृत्व किया और हर कोई उनके पीछे पीछे चलने लगा। रात में भी वैंग यान सूक्ष्म सुराग देख सकते थे, टूटी हुई टहनियाँ, जमीन पर धुंधले पैरों के निशान, शाखाओं पर फटे कपड़े और कांटेदार झाड़ियों पर खून के निशान। इन सुरागों का पीछा करते हुए वे धीरे धीरे जंगल के वर्तमान हिस्से से बाहर निकल गए। आधे घंटे से अधिक समय तक धीरे धीरे चलते रहे।
रुको, वैंग यान ने अचानक अपना हाथ उठाया। उनके पीछे के छात्र तुरंत झुक गए और जल्दी से उनके पास जमा हो गए। वैंग यान ने धीमी आवाज में कहा, आगे कई पैरों के निशान और बिखरे हुए निशान हैं, जो स्पष्ट रूप से बार बार आने जाने के कारण बने हैं। दुश्मन करीब होना चाहिए। अपनी स्थिति को समायोजित करें और युद्ध के लिए तैयार रहें। आगे का जंगल काफी पतला हो गया था। कई छात्रों के बीच भी निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। शिक्षक वैंग, अद्भुत, मा शाओटाओ फुसफुसाए। अन्य इन अकेडमी के छात्रों की आंखों में भी स्पष्ट सम्मान दिखाई दे रहा था। वैंग यान ने एक टेढ़ी मुस्कान दी, मेरी कल्टीवेशन प्रतिभा बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने इन विविध कौशलों में बहुत ऊर्जा लगाई है। यह कोई उल्लेखनीय बात नहीं है। उस स्थिति में दुश्मन ढलान के ठीक नीचे होना चाहिए। रिजर्व टीम समर्थन प्रदान करने के लिए मेरे साथ रहेगी। शाओटाओ, मुख्य हमला आप पर निर्भर है। वैंग यान के शब्दों के साथ हर कोई तैयारी करने लगा। प्रत्येक ने अपनी ऑब्जर्वर रिंग पहनी, उसमें सोल पावर प्रवाहित की और जेड ग्रीन रिंग के मुख पर अजीब हरी रोशनी की एक हल्की परत टिमटिमा उठी। अंदर की चीजें निकाल ली गईं। जैसे ही समूह उपकरण बदलने के लिए लिंक के आधार पर अलग हुआ, युओ युहाव ने वैंग डांग की मदद करने का इरादा किया। लेकिन वैंग डांग जल्दी से झाड़ियों में चला गया, अकेले ही अपने गियर में बदल गया। क्या इतनी जल्दी बदल लिया? क्या मेरे साथ होने से तुम घबरा जाते हो? युओ युहाव ने वैंग डांग की ठुड्डी ऊपर उठाई, मानो उससे सवाल कर रहा हो। वैंग डांग का चेहरा लाल हो गया और उसने युओ युहाव का हाथ हटा दिया। अपने काम से काम रखो, मैं बस अकेले कपड़े बदलना चाहता हूँ। क्या इसकी अनुमति नहीं है? युओ युहाव नहीं बोला। इसके बजाय उसने वैंग डांग के चारों ओर चक्कर लगाया और ध्यान से देखा। सबसे पहले आंतरिक कवच इनर आर्मर था। इसने पूरे शरीर को ढक दिया था, जो एक लचीली सामग्री से बना था, संभवतः पतले चमड़े से, जिसकी बनावट त्वचा जैसी थी लेकिन बहुत लचीला था। युओ युहाव ने इसे छुआ और अच्छी तरह से जांचा। बुरा नहीं है, मैंने इसे चेक कर लिया है। इस आंतरिक कवच की रक्षा काफी प्रभावशाली है। देखा, अभ्यास ही सच्चाई को साबित करता है। क्या तुम सहमत नहीं हो, वैंग डांग? वैंग डांग ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर गर्म हो रहा है। युओ युहाव के इधर उधर घूमते हाथ तो एक बात थी, लेकिन अब वह अपनी सोल पावर से उसके एक्यूपॉइंट्स को उत्तेजित कर रहा था। युओ युहाव क्या कर रहा है? क्या होगा अगर कोई देख ले? इस समय युओ युहाव स्वतंत्र रूप से खेल रहा था, अनजान था कि उसकी सभी हरकतों को मा शाओटाओ देख रही थी। मा शाओटाओ के होंठ थोड़े मुड़े और वह युओ युहाव के पास पहुंची, धीरे से उसकी पीठ के सहारे टिक गई। आंतरिक कवच पतला था, जिसकी बनावट त्वचा जैसी थी। युओ युहाव ने अपनी पीठ को ढांकती हुई गर्माहट महसूस की और उसने अपने कान के पास मा शाओटाओ की कोमल जेड जैसी सांसें सुनी। सियो युहाव, क्या तुम मेरी भी यह जांचने में मदद करना चाहते हो कि मेरा आंतरिक कवच ठीक से फिट है या नहीं? कॉप्स एक्सप्लोजन, युओ युहाव's इंटरवेंशन, डोलो 2, रीबर्थ ऑफ युओ युहाव, मोर चिल्ड्रन मोर ब्लेसिंग्स वेब नॉवल। शाओटाओ जी, तुम क्या कर रही हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मा शाओटाओ के अचानक हमले से युओ युहाव थोड़ा सा कँपा गया और लगभग अपना नियंत्रण खो बैठा। भाग्यवश युओ युहाव की इच्छाशक्ति असाधारण थी और उसने खुद पर काबू पा लिया। मा शाओटाओ को आते देख वैंग डांग, जिसने पहले युओ युहाव को खुद को छूने से मना किया था, अब युओ युहाव को कसकर पकड़े हुए था, जैसे उसे डर हो कि वह मा शाओटाओ के पास चला जाएगा। युओ युहाव ने 2 बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। मा शाओटाओ ने ये देख लिया। देखो देखो सियो युहाव, तुम्हारा अच्छा दोस्त थोड़ा ईर्ष्यालु लग रहा है। ये तो अफसोस की बात है। सीनियर, आपको अगली बार तक इंतजार करना होगा। ये कहकर मा शाओटाओ वहां से चली गई। जब वह नजरों से ओझल हो गई, तब कहीं जाकर वैंग डांग ने, जिसका चेहरा एकदम लाल हो चुका था, युओ युहाव का हाथ छोड़ा। युओ युहाव, तुम हमेशा शाओटाओ जी के इतने करीब क्यों रहते हो? क्या तुम्हें स्त्री और पुरुष के बीच का अंतर नहीं पता? लेकिन युओ युहाव को इसकी परवाह नहीं थी। उसका गुस्सा भड़क रहा था। वैंग डांग, इस बार तुमने शाओटाओ जी को भगा दिया है और इसके जिम्मेदार तुम हो। जिम्मेदार? किस लिए? शांत होने के लिए। कुछ देर बाद युओ युहाव जंगल से बाहर निकला। वह पूरी तरह संतुष्ट दिख रहा था। वैंग डांग, जिसका चेहरा अभी भी लाल था, उसके पीछे पीछे आया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। करीब से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वैंग डांग का चेहरा मॉइस्चर के निशानों से ढका हो। जब सब लोग वापस इकट्ठा हुए तो उनके शरीर अब उनके क्लोक्स के नीचे पूरी तरह छिपे हुए थे, जिससे उनके चारों ओर रहस्य का माहौल बन गया था। क्लोक्स ने उनके सिर और शरीर को कसकर ढका हुआ था। इसकी सामग्री इनर आर्मर के समान लग रही थी, पतली लेकिन बनावट वाली, जिसमें काफी रक्षात्मक क्षमता थी। वैंग यान ने धीमी आवाज में कहा, प्रस्थान की तैयारी करो। शाओटाओ, तुम युद्ध का नेतृत्व करोगी। मैं रिजर्व टीम की कमान संभालूंगा। समझ गई। मा शाओटाओ तुरंत सहमत हो गई। अपने शरीर को थोड़ा झुकाते हुए मा शाओटाओ सबसे पहले आगे बढ़ी, जिसके दोनों ओर दाई योहेंग और चेन जिफेंग थे।
इनर अकेडमी के अन्य 4 शिष्य भी तेजी से आगे बढ़े, अपनी फॉर्मेशन बनाए रखते हुए वे चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही सेकंड बाद वैंग यान ने इशारा किया और उनके पीछे रिजर्व टीम का नेतृत्व किया। रिजर्व टीम के अग्रभाग में ह्युओ युहाव ने अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लिया और सबकी रक्षा की। मा शाओटाओ का समूह तेजी से आगे बढ़ा। जब तक ह्युओ युहाव और अन्य लोग पहुंचे, वे सातों पहले ही गायब हो चुके थे। वैंग यान फुसफुसाए, चलो नीचे चलते हैं। सब लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ढलान की तरफ से नीचे उतरते हुए उन्हें जल्द ही एक गुफा दिखाई दी जो कई लताओं और पर्दों से ढकी हुई थी। बिना किसी संदेह के ये बैंडिट्स का ठिकाना था। प्रवेश द्वार पर 5 या 6 गिरे हुए बैंडिट्स पड़े थे। मा शाओटाओ की टीम ने लड़ाई शुरू कर दी थी। उसी क्षण गुफा के भीतर से एक गहरा विस्फोट सुनाई दिया, जिसके बाद चिल्लाने, गलियों टकराने की आवाज़ें और सोल पावर के तेज उतार चढ़ाव होने लगे। गुफा का प्रवेश द्वार छोटा था, लेकिन अंदर का हिस्सा विशाल था। प्रवेश द्वार पर पड़ी लाशों के आगे लगभग 50 मीटर बाद और लाशें दिखाई देने लगीं। खून की दुर्गंध असहनीय थी। ह्युओ युहाव को छोड़कर बाकी सभी लड़कियों के चेहरे पीले पड़ गए। जिंग नानन जोर से चिल्लाई, उसका शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था। उसकी नज़र का पीछा करते हुए रिजर्व टीम और वैंग यान के भाव बदल गए। गुफा की दीवारों के दोनों ओर 1 दर्जन से अधिक इंसानी खालें लटकी हुई थीं और यहाँ तक कि एक स्टैलेग्माइट से छिदा हुआ एक नवजात का शव भी लटका हुआ था। ऊपर देखने से पहले जिंग नानन ने शव से टपकते खून पर ध्यान दिया था। हरामखोरों! वैंग यान, जो आमतौर पर शांत और शिष्ट रहते थे, गुस्से में चिल्ला उठे। उस पल सभी को ऐसा लगा जैसे उनका खून खौल रहा हो। इन बैंडिट्स ने एक असहाय शिशु को भी नहीं बख्शा था, वे जानवरों से भी बदतर थे। अंदर जाने पर लाशों की संख्या बढ़ती गई और युद्ध की आवाज़ें और तेज हो गईं। बैंडिट्स की मौतें विभत्स थीं, फिर भी श्रेक अकेडमी के शिष्यों को कोई सहानुभूति नहीं हुई। आगे रास्ता खुला और उन्होंने अंततः चल रही लड़ाई देखी। सोल रिंग्स चमक रही थीं, जो आंखों को चौंधिया रही थीं। मा शाओटाओ की ईवल फायर फीनिक्स मार्शल सोल सबसे अलग दिख रही थी। आग की लपटें बेकाबू होकर फूट रही थीं, जिससे लगभग कोई भी दुश्मन जीवित नहीं बच रहा था। आसपास का इलाका बैंडिट के शवों से पटा पड़ा था। गोंग यांग मो केंद्र में खड़ा था, जिससे रंगीन रोशनी की धाराएं निकल रही थीं जो उसके साथियों को घेरे हुए थीं। अन्य लोग सूक्ष्म रूप से उसे घेरे हुए थे। याओ हॉक्स्यूंग ने अपने विशाल रूप में परिवर्तित होकर अपनी छाती पीटनी शुरू कर दी थी। उसने गोंग यांग मो के पीछे पहरा दिया, जबकि लिंग लोचेंग दूसरी तरफ खड़ी थी। इन तीनों ने सीधे तौर पर हमले में भाग नहीं लिया। कुछ बचे हुए बैंडिट्स की आंखें लाल थीं। अधिकांश सोल मास्टर्स थे, जिनमें से कई शक्तिशाली थे, यहाँ तक कि 3 सोल किंग स्तर पर थे। फिर भी इन अकेडमी के शिष्यों के खिलाफ वे लगातार हार रहे थे। गुफा के अंदर से और अधिक बैंडिट्स निकले, लेकिन मा शाओटाओ, दाई योहेंग, चेन जिफेंग और शीशी ने बड़े क्षेत्रों को अकेले ही संभाल लिया। गोंग यांग मो की शक्तिशाली सहायता क्षमताएं पूरी तरह से प्रदर्शित हो रही थीं। यहाँ तक कि चेन जिफेंग और शीशी, जो अभी तक सोल एम्परर्स नहीं थे, उसके प्रभाव में सोल एम्परर्स जितने ही शक्तिशाली लग रहे थे। दहाड़ दाई योहेंग ने एक सोल किंग प्रतिद्वंद्वी को चीर डाला, जिससे हर तरफ खून के छींटे उड़ गए। चकाचौंध भरी व्हाइट टाइगर मीटियोर शाओ ने गोंग यांग मो के 3 साथियों को घेरने की कोशिश कर रहे दुश्मनों को उड़ा दिया। मा शाओटाओ का हमला और भी भयानक था। किसी तरह उसके फीनिक्स के पंख प्रत्येक 3 मीटर से अधिक बढ़ गए थे। वे पंख स्वयं घातक हथियार थे। लपटों को छूने का मतलब चोट था और टक्कर का मतलब मौत। उसका सामना एक सोल किंग प्रतिद्वंद्वी से था, लेकिन उसने पास आने की हिम्मत नहीं की। वह बस किनारे पर पैंतरेबाजी कर रहा था। खुफिया जानकारी के अनुसार बैंडिट का नेता एक सोल किंग होना चाहिए, जो स्पष्ट रूप से इन तीनों में से एक था। स्थिति लगभग तय होने के साथ वैंग यान ने हाथ हिलाया। अंदर चलो, किसी को भी भागने मत दो, सभी खतरों को खत्म कर दो। आगे के दुश्मन विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं थे। सबसे शक्तिशाली दुश्मनों को इनर अकेडमी के शिष्यों ने रोक रखा था। बाकी निचले स्तर के थे, यहाँ तक कि कुछ तो सोल मास्टर्स भी नहीं थे। लेकिन ह्युओ युहाव ने उन्हें रोक दिया। वह जानता था कि क्या होने वाला है। ईवल सोल मास्टर का कॉप्स एक्सप्लोजन। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। वैंग यान की तुलना में अन्य लोग ह्युओ युहाव की बात सुनने के लिए अधिक इच्छुक लग रहे थे और तुरंत स्थिर खड़े हो गए। ह्युओ युहाव यहाँ तक कि गुफा के अंदर चिल्लाया, अभी बाहर निकलो। लेकिन खून के प्यासे शिष्यों ने उसकी अनदेखी कर दी। उनके इनर अकेडमी के गर्व ने उन्हें ह्युओ युहाव को पूरी तरह से खारिज करने पर मजबूर कर दिया। केवल मा शाओटाओ ने उसे सुना और तुरंत बाहर की ओर झपटी। अंदर दाई योहेंग जोर से चिल्लाया और ह्युओ युहाव को एक जाल में फंसाने की कोशिश करने लगा। ह्युओ युहाव, आओ, यहाँ का खतरा बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। यहाँ बस ये सोल किंग बचा है जिसे तुम मार सकते हो। जाओ, थोड़ा अभ्यास कर लो। डिंग! Congratulations host, you have obtained the Undead Catastrophe Divine Status, Dolo 2, Rebirth of Huo Yuhav, More Children, More Blessings, Web Novel। इस क्षण दाई याओ हेंग की आंखें लाल चमक उठीं।
जब तक ह्यू युहाव उसके करीब आता, इस केव का गहरा अंधेरा उसके लिए ह्यू युहाव पर हमला करने का एक बेहतरीन मौका होता। एक बार ह्यू युहाव मारा गया तो उसकी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। मूर्ख छोटे भाई, आज तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे लिए सब कुछ सुलझा देगा। जैसे ही दाई याओ हैंग मन ही मन खुश हो रहा था कि आखिरकार उसे एक मौका मिल गया है, तभी अगले ही पल केव की गहराइयों से एक तीखी और कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। मददगार ए मौत, मैसेंजर ऑफ डेथ का विरोध करने की हिम्मत किसकी है? तुम सब मरोगे और मेरे लाशों के गुलाम कॉप स्लेव्स बनोगे। जैसे ही वह आवाज़ गूंजी, जमीन पर पहले से गिरी हुई लाशें एक हैरान कर देने वाली गति से फूलने लगीं और लाल पड़ने लगीं। बूम 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 बूम। केव के अंदर एक के बाद एक भयानक विस्फोट होने लगे, जिससे खून और मांस हर दिशा में उड़ने लगा। रिजर्व टीम के 7 सदस्य, जो अभी कुछ समय पहले ही अंदर आए थे और ह्यू युहाव द्वारा रोके गए थे, काफ़ी हद तक सुरक्षित रहे। मा शाओटाओ ने ह्यू युहाव के निर्देशों का पालन करते हुए लाशों के ढेर को छोड़ दिया था, इसलिए वह भी चोटिल होने से बच गई। लेकिन बाकी लोग एक भयानक स्थिति में थे, वे विस्फोटों के ठीक केंद्र में थे। लाशों की हड्डियां, मांसपेशियां और रक्तवाहिकाएं विस्फोट के बाद हथियार बन गईं। एक लाश अपने जीवनकाल में जितनी शक्तिशाली थी, उसके विस्फोट की शक्ति उतनी ही अधिक थी। खासकर वह सोल किंग जिसे दाई याओ हैंग ने जिंदा चीर दिया था, जब वह फटा तो ऐसा लगा मानो पहाड़ हिल गए हों और धरती कांप उठी हो। विस्फोट 10 सेकंड से अधिक समय तक जारी रहे और फिर धीरे धीरे शांत हुए। कोई भी ऐसे दृश्य की उम्मीद नहीं कर सकता था। उसी समय जब विस्फोट हुए, शैन लाव, जो केव की छत पर शराब पीते हुए बैठे थे, थोड़े चौंक गए। फिर पलक झपकते ही वे रोशनी की एक लकीर बनकर केव के अंदर समा गए। शैन लाव बहुत पहले ही आ चुके थे और चुपचाप सबके पीछे चल रहे थे। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की समझ का उपयोग करते हुए वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि यहाँ सबसे शक्तिशाली दुश्मन केवल 5 रिंग सोल किंग स्तर का था। हालांकि वहाँ कई दुश्मन थे, लेकिन उनकी नज़र में ये डाकू श्रेक अकेडमी के विशिष्ट शिष्यों के सामने टिक नहीं सकते थे। इसके अलावा शांत और अनुभवी वैंग यान स्थिति की निगरानी कर रहे थे, इसलिए उन्हें बाहर शराब पीने का पर्याप्त भरोसा था। आखिरकार किसी को भी खून की गंध पसंद नहीं होती। लेकिन शैन लाव ने इस अचानक उलटफेर की उम्मीद नहीं की थी। इन शक्तिशाली विस्फोटों ने एक सोल किंग या सोल एम्परर की हमला करने की क्षमता को भी पीछे छोड़ दिया था। गागा गागा गा, तुम्हें मेरे लाशों के विस्फोट कॉप्स एक्सप्लोजन्स का स्वाद कैसा लगा? चाहे तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, मेरे चेन कॉप्स एक्सप्लोजन्स के सामने मौत निश्चित है। अगर तुम धमाकों से नहीं मरे तो जहर से मर जाओगे। पूरी केव अब खून की भारी गंध और नमी से भर गई थी। लगभग हर कोई खून के प्लाज्मा की एक परत से ढका हुआ था। सैकड़ों डाकुओं की लाशें, जो पहले मारी गई थीं, अब हिंसक रूप से फट रही थीं। इन लाशों के विस्फोटों ने कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने न केवल श्रेक अकेडमी के छात्रों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि बचे हुए बड़ी संख्या में डाकुओं को भी ढेर कर दिया। कुछ डाकू इसके लिए तैयार थे और जल्दी से केव की दीवारों के बीच बने गड्ढों में छिप गए, जिससे वे विस्फोटों के पूरे प्रभाव से बच गए। सबसे डरावना पहलू यह था कि विस्फोटों से उत्पन्न तरल पदार्थ अत्यधिक संक्षारक करोसिव थे, जो तेज एसिड की तरह केव की छत और दीवारों को गला रहे थे। छिपे हुए दुश्मन ने न केवल लाशों को विस्फोटित किया था, बल्कि उनमें घातक जहर भी भर दिया था। दाई याओ हैंग दूर जा गिरा, खून थूकने लगा, उसका निचला शरीर खत्म हो चुका था। सबसे बुरा यह था कि उसके निचले हिस्से में असहनीय दर्द ने उसे बेहोश होने पर मजबूर कर दिया। लिंग लू चैन मर गई, चैन जी फंग मर गया, गोंग यांग मो मर गया, याओ हाओ शैन मर गया। जो शुरुआत में एक बेहद मजबूत स्थिति थी, वह अब तबाही में बदल चुकी थी। सब कुछ इतनी अचानक हुआ। आउटर अकेडमी के सदस्य, जो किनारे पर थे, अप्रभावित रहे, लेकिन सभी सदमे में थे। खासकर निंगटियन और अन्य, जिन्हें बचपन से बहुत लाड़ प्यार मिला था, उन्होंने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। वे बुरी तरह कांप रहे थे, जमीन पर झुककर उल्टियां कर रहे थे। कमीने, शैन लाव की दहाड़ अचानक गूंजी, जिससे पूरी केव हिंसक रूप से हिल गई। एक चमकदार सफ़ेद रोशनी ने तुरंत केव के हर कोने को भर दिया, जिससे सारा संक्षारक खून एक बार में ही वाष्पित हो गया। शैन लाव की मनोदशा को अब केवल शोक के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता था। उनकी निगरानी में इतनी बड़ी संख्या में हताहत हुए थे और शिकार श्रेक 7 डेविल्स की नई पीढ़ी थी। ऐसी त्रासदी उनकी वजह से फिर से हो गई थी। क्या वे वास्तव में एक शापित व्यक्ति थे? गुस्से में शैन लाव ने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया और केव से एक व्यक्ति को खींच निकाला, जो पूरी तरह से काले लबादे में लिपटा हुआ था। वह आकृति दुबली थी और चेहरा नहीं देखा जा सकता था। उस पर केवल 5 सोल रिंग्स चमक रही थीं, 3 पीली, 2 बैंगनी। शैन लाव की पकड़ में वह आकृति डर से चीख उठी। तभी पहले से मृत लिंग लू चैन, चैन जी फंग, गोंग यांगमो और याओ हाओ शैन फिर से फट गए। शैन लाव ने स्वाभाविक रूप से महसूस किया कि इतना शक्तिशाली विस्फोट अनिवार्य रूप से बाकी छात्रों को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने तेजी से अपना हाथ उठाया और एक ठोस सफ़ेद रोशनी ने तुरंत सभी को घेर लिया।
हालांकि उसी क्षण उस ईवल सोल मास्टर की 5वीं बैंगनी सोल रिंग चमकी और उसका पूरा शरीर धुएं की एक लहर में बदल गया। वही ईवल सोल मास्टर ह्यू युहाव को अपने साथ लेकर केव में गायब हो गया। बदलाव इतनी तेजी से आया कि किसी को प्रतिक्रिया देने का समय नहीं मिला। कमीने, शैन लाव गुस्से में दहाड़े अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए। उनकी पीठ हिंसक रूप से झुक गई, उनके तेल से सने फटे कपड़े फट गए और उनकी मांसपेशियां अविश्वसनीय गति से फूलने लगीं। पलक झपकते ही उनका शरीर दोगुना हो गया और उनके सिर के दोनों ओर एक सर्पिल सीन स्पाइरल हॉर्न निकल आया। जैसे ही उन्होंने अपने मार्शल सोल को आज़ाद किया, केव की हवा जमती हुई सी लगी। 2 पीली, 2 बैंगनी, 4 काली और 1 लाल सोल रिंग चमक उठीं। शैन लाव के बिखरे हुए बाल भूरे पीले हो गए और एक ही सांस में वे जमीन में समा गए और गायब हो गए। इसी बीच तीव्र दुर्गंध ने ह्यू युहाव की छाती में घुटन पैदा कर दी। उस ईवल सोल मास्टर की गंध वास्तव में घिनौनी थी। अब ह्यू युहाव पकड़ा गया बंधक था। जहां से उसका कॉलर पकड़ा गया था, वहां से एक ठंडी, भयावह आभा निकली और उसके शरीर पर रेंगने लगी। यह उसके आइस एट्रिब्यूट से अलग थी, ठंडी और दुष्ट। जैसे ही वह आभा ह्यू युहाव के मन में प्रविष्ट हुई, उसने कुछ ट्रिगर कर दिया। उसकी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में सिस्टम लाइट ऑफ तेजी से घूमने लगा और फिर सिस्टम की आवाज़ आई, डिंग डिंग डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने अनडेड कैटास्ट्रॉफी डिवाइन स्टेटस प्राप्त कर लिया है। डिवाइन स्टेटस डेरिवेशन, मिलियन ईयर सोल रिंग, डोलो 2, रीबर्थ ऑफ ह्यू युहाव, मोर चिल्ड्रन, मोर ब्लेसिंग्स, वेब नॉवल। ह्यू युहाव के शरीर से अंतहीन दिव्य आभा डिवाइन ऑरा फूट पड़ी। इसके तुरंत बाद एक ग्रे रंग की सोल रिंग हवा में ऊपर उठी। मिलियन ईयर गॉड गिवन सोल रिंग। ये व्युत्पन्न डिराइव्ड सोल रिंग अनडेड कैटास्ट्रॉफी डिवाइन स्टेटस से उत्पन्न हुई थी। यह मिलियन ईयर सोल रिंग सील नहीं थी। हालांकि ह्यू युहाव की वर्तमान सोल पावर के साथ वह इसे सक्रिय नहीं कर सकता था। इस मिलियन ईयर डिराइव्ड सोल रिंग ने ह्यू युहाव को केवल एक सोल स्किल प्रदान की, डिवाओर, सभी जीवित प्राणियों के जीवन को निगल लेना, जीवन छीन लेना। यही अनडेड कैटास्ट्रॉफी का आतंक है। निगलने डिवाउरिंग के माध्यम से प्राप्त जीवन का सार लाइफ एसेंस न केवल चोटों को ठीक कर सकता था, बल्कि अनडेड कैटास्ट्रॉफी डिवाइन स्टेटस की शेष 9 सोल रिंग्स को संघनित कंडेंस करने में भी मदद कर सकता था। हाँ, डिवाइन स्टेटस को फ्यूज करने के लिए 10 सोल रिंग्स की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, अनडेड कैटास्ट्रॉफी बनने के लिए व्यक्ति को आकाश के नीचे सब कुछ निगलना होगा। सब कुछ मेरी सेवा के लिए है। जैसे ही ह्यू युहाव विचार कर रहा था, अलेक्स की वृद्ध आवाज सुनाई दी। कितनी जानी पहचानी, कितनी परिचित आभा है, मृत्यु की आभा। ह्यू युहाव का सी ऑफ कॉन्शियसनेस तुरंत ग्रे रंग में बदल गया। शानदार रोशनी बिखेरते हुए डिवाइन स्टेटस को घूरते हुए अलेक्स अपने आप में बुदबुदाया। ह्यू युहाव अलेक्स के अतीत को अच्छी तरह जानता था। ब्रिलियंट चर्च ने अलेक्स से निपटने के लिए 2 अन्य महान साम्राज्यों के साथ गठबंधन किया था ताकि उसके खिलाफ युद्ध लड़ा जा सके। इस दौरान अलेक्स ने ब्रिलियंट चर्च के पोप, पेरो और फ्लो को सफलतापूर्वक मार गिराया था। अंत में एक निर्णायक युद्ध में अलेक्स की अनडेड आर्मी हार गई। अलेक्स गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे एक दुर्भावनापूर्ण कमजोर करने वाले मंत्र से शापित कर दिया गया। 1000 वर्षों तक अलेक्स ने इस दैवीय अभिशाप के दर्द को सहा और अंततः उसके पास आत्मसमर्पण करने और अनंत निद्रा में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। जब शेंकायर अटर्नल टावर की परीक्षा पास करने के बाद लॉन्ग हाओचन को अलेक्स के पास लाए, क्योंकि शेंकायर अपना जीवन देने के लिए तैयार थी और यहाँ तक कि लॉन्ग हाओचन को पुनर्जीवित करने के लिए अपना दिल भी अर्पित कर दिया था, तो लॉन्ग हाओचन बदले में प्रकाश की संतान चाइल्ड ऑफ लाइट के रूप में अपने विश्वास को त्यागने के लिए तैयार था, यह महसूस करते हुए कि मानवता पूरी तरह से भ्रष्ट नहीं थी। अलेक्स ने हजारों वर्षों से संचित अपनी शुद्धतम मृत्यु आभा को शेंकायर को स्थानांतरित कर दिया और इटर्नल हार्ट बनाने के लिए अपनी संचित प्रकाश शक्ति का कुछ हिस्सा अलग कर दिया, जिसका उपयोग उसने लॉन्ग हाओचन को पुनर्जीवित करने के लिए किया। शेंकायर को अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार करने के बाद उसने इटर्नल टावर को शुद्ध किया, इसे इटर्नल मेलेडी के साथ शेंकायर को दे दिया और डेथ साइड के बैकलेश को सुझाने के बाद वह शुद्ध करने वाली रोशनी में गायब हो गया। अलेक्स की त्रासदी पूरी तरह से उसकी पत्नी के विश्वासघात के कारण हुई थी। ह्यू युहाव ने डिवाइन स्टेटस को सक्रिय किया, इसे सीधे अलेक्स की चेतना के उस टुकड़े से जोड़ दिया। लड़के, तुम अपने मूल ओरिजिन और अनडेड कैटास्ट्रॉफी डिवाइन स्टेटस के राजदंड सेप्टर के आधे हिस्से की निरंतर बहाली को महसूस करते हुए अलेक्स स्तब्ध रह गया। ह्यू युहाव ने अलेक्स के भ्रम पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह अच्छी तरह जानता था कि अलेक्स किस तरह का व्यक्ति था। जूदी के सीलिंग गॉड प्लेटफॉर्म छोड़ने के बाद उसकी विशाल आध्यात्मिक चेतना ने अपना वाहक खो दिया था। उसकी आत्मा की शक्ति अब मूल को नियंत्रित नहीं कर सकती थी, इसलिए अलेक्स ने जूदी को सील करने के लिए हस्तक्षेप किया। जब हाउशन सेक्ट ने आइस जेड बेड का उपयोग करके जूदी को दबाया, जिससे सील की गई मूल शक्ति प्रज्वलित हो गई, तो अलेक्स ने अपनी चेतना के टुकड़े को प्रज्वलित कर दिया,
जिससे जूदी सफलतापूर्वक ह्यू युहाव की आत्मा सोल बन गई, जबकि एलेक्स की चेतना का वह हिस्सा जो ह्यू युहाव द्वारा आत्मसात असिमुलेट किया गया था उसकी तीसरी मार्शल सोल बन गया और पूरी तरह से बिखर गया। एलेक्स ह्यू युहाव का मार्गदर्शक, उसका गुरु था। उसने ह्यू युहाव की सफलता के लिए खुद का बलिदान कर दिया था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा जैसे 1000 साल का फासला तय कर रहे हों, और ह्यू युहाव ने अपना उत्तर दिया। बूढ़े एलेक्स, हाथ सूर्य और चंद्रमा को थामता है, सितारों को तोड़ता है, इस दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं है। ह्यू युहाव के शब्दों ने उसके दिल पर बार बार प्रहार किया। एक संक्षिप्त विराम के बाद एलेक्स जोर से हंसा। अपनी प्रेमिका द्वारा धोखा दिया गया, दुनिया द्वारा धोखा दिया गया, अब उसने वह महसूस किया जिसे गर्मजोशी कहा जा सकता है। हा हा हा, हाथ सूर्य और चंद्रमा को थामता है, सितारों को तोड़ता है, इस दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं है। लड़के, डिवाइन स्टेटस की शक्ति बहुत अधिक है। तुम अभी इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। आज मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। ह्यू युहाव का सी ऑफ कॉन्शियसनेस भी ग्रे हो गया। टिएनमिंग आइस सिल्कवर्म दमन के कारण कांप उठा। वह मिलियन ईयर आध्यात्मिक शक्ति विशाल महासागर में एक अकेली नाव की तरह थी, इतनी छोटी। एक ऐसा स्तर जहां वह कभी नहीं पहुंच सकता था। इस क्षण एलेक्स ने डिवाइन स्टेटस के साथ विलीन होते हुए अपना विशेष राजदंत सेप्टर सक्रिय कर दिया। बाहर मैसेंजर ऑफ डेथ ह्यू युहाव को सुरंग टनल के माध्यम से ले आया था। हवा अचानक ताज़ा हो गई। सुरंग के निकास पर 12 आकृतियां चुपचाप खड़ी थीं। मैसेंजर ऑफ डेथ को बाहर आते देख वे 12, जो मुश्किल से सांस ले रहे थे, तुरंत एक घुटने के बल बैठ गए और सम्मानपूर्वक सलाम किया। उठो, मेरे लाशों के गुलामों, कॉप स्लेव्स, तुम मुझे कवर करने के लिए पीछे रुकोगे। इस बार हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उस आदमी की आभा शायद सील्ड रैंक डोलो स्तर की है। चिंता मत करो, अधिक से अधिक 10 साल और फिर एक सील्ड रैंक डोलो भी मेरे सामने घुटने टेकेगा। हालांकि इसी क्षण एक अचानक बदलाव हुआ। कितने कमजोर कीड़े, अफसोस तुम्हारे पास अब 10 साल नहीं हैं। मैसेंजर ऑफ डेथ ठिठक गया, चारों ओर देखते हुए चिल्लाया, वहां कौन है? सामने आओ। उसके बाएं हाथ से एक अजीब शुद्ध मृत्यु आभा फूटी। सहज रूप से उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी। मुड़कर देखने पर वह चकित रह गया। ह्यू युहाव, जो मूल रूप से उसके हाथ में था, अब एक अविश्वसनीय रोशनी बिखेर रहा था। मास्क के पीछे उसकी आंखें ग्रे हो गई थीं, जो दुनिया से ऊब की भावना से भरी थीं, जैसे सब कुछ देख पा रही हों। और भी भयानक बात यह थी कि उसकी पीठ से मृत्यु आभा छोड़ती हुई एक सोल रिंग ऊपर उठी। ये डिवाइन स्टेटस से प्राप्त मिलियन ईयर सोल रिंग थी। जैसे ही ग्रे सोल रिंग ऊपर उठी, यह अपने साथ कई आकृतियों के साए आफ्टर इमेजेस ले आई, जिससे ये देखना असंभव हो गया कि यह एक थी या अनेक। अजीब, भयानक, मुझे देखने दो, इस मिलियन ईयर सोल रिंग में कौन सी सोल स्किल है। बस एक पल में एलेक्स समझ गया। डिवाओर, हम। ग्रे रिंग को देखकर मैसेंजर ऑफ डेथ को घुटन महसूस हुई, वह सहज रूप से पीछे हट गया। एलेक्स की बुदाबुदाहट सुनकर मैसेंजर ऑफ डेथ ने चौंक कर पूछा, तुम भी एक ईवल सोल मास्टर हो? उस ईवल सोल मास्टर ने कंकाल जैसा चेहरा दिखाया, जिस पर एक पतली झिल्ली चढ़ी हुई थी और उसकी पीली हरी आंखें सदमे से भरी थीं। ईवल सोल मास्टर, वह क्या है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, एलेक्स ने अपनी आवाज़ में आश्चर्य के साथ कहा। यह सुनकर ईवल सोल मास्टर फुफकार उठा, भगवान और भूतों का खेल खेल रहे हो। यदि तुम वास्तव में एक ईवल सोल मास्टर हो तो मुझे अपनी पहचान दिखाने से तुम्हें जीवित रहने का मौका मिल सकता है, लेकिन अब मैं तुम्हें मौत से मिलने के लिए भेजूंगा। बोलते ही उसने आगे इशारा किया। उसकी तीसरी सोल रिंग जल उठी, जिससे काले रंग की बैंगनी आभा फैल गई। ठंडी आभा वाली 12 आकृतियां तुरंत हरकत में आईं और बिजली की तरह ह्यू युहाव की ओर झपकीं। कितना परिचित, हालांकि कुछ हद तक घिनौना है, फिर भी मैं अपनेपन का एक अजीब एहसास महसूस करता हूं। एलेक्स की आवाज़ ने आह भरी, शरीर स्थिर था, उसने केवल एक उंगली उठाई। वह मिलियन ईयर सोल रिंग पूरी ताकत से जल उठी। डिवाओरिंग, शैन लाव कन्फ्रंट्स डेथ, डोलो 2, रीबर्थ ऑफ ह्यू युहाव, मोर चिल्ड्रन, मोर ब्लेसिंग्स, वेब नॉवल। स्पिरिट रिंग्स से एक अंतहीन निगलने वाली आभा डिवाओरिंग और फूटी। गुलाम बनी लाशें उसके 3 मीटर के दायरे में आते ही तुरंत हिंसक रूप से कांपने लगीं और जम गईं। फिर वे राख में बदल गईं, पूरी तरह से बिखर गईं। जैसे ही वे कॉप स्लेव्स गायब हुए, सफ़ेद रोशनी की लहरें दिखाई दीं। ऐसा लग रहा था कि यह उनकी चेतना और आत्माओं के अवशेष थे, दर्द, नफरत और असीम आक्रोश। ये अटकी हुई भावनाएं न तो पुनर्जन्म ले सकती थीं और न ही चक्र में जा सकती थीं। केवल एक ही रास्ता था, शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन। निगलने वाली आभा एक बार फिर बढ़ी। इस बार इसने ईवल सोल मास्टर्स को अपनी चपेट में ले लिया। नहीं, मुझे मत मारो, मैं अभी तक सील्ड टाइटल डोलो नहीं बना हूँ। मैंने दुनिया में अपना नाम नहीं बनाया है। मैं मरना नहीं चाहता, मैं नहीं मरना चाहता। जैसे ही उनका जीवन निगल लिया गया, ईवल सोल मास्टर्स के शरीर राख में बदल गए, पूरी तरह से गायब हो गए।
ईवल सोल मास्टर्स को मारने के बाद हवा में तैरती हुई की भावनाएं अब नफरत से मुक्त थीं, केवल राहत और कृतज्ञता बची थी। उनकी निगाहें ह्यू युहाव पर टिकी, फिर धीरे धीरे हवा में ओझल हो गईं। कैद आत्माओं को शुद्ध कर दिया गया था। हालांकि निगलने वाली आभा अविश्वसनीय रूप से विशाल लग रही थी। आसपास की पूरी पर्वत श्रृंखला इसकी चपेट में आ गई थी। हरी भरी वनस्पतियां हवा में सोख ली गईं। जैसे ही एलेक्स ह्यू युहाव के शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हुआ, पीछे से एक जबरदस्त दहाड़ आई। बूम! सुरंग के निकास पर एक हिंसक विस्फोट हुआ। तुरंत एक आकृति आसमान में उड़ी और शक्तिशाली ढंग से नीचे उतरी। ये शैन लाव थे, राजसी और प्रभावशाली शैन लाव, जो बिना शर्त के थे। उनकी त्वचा तांबे जैसी चमक रही थी। जमीन को छूते ही उनकी भयानक आभा फूट पड़ी, जिससे वातावरण में तूफान सा आ गया। खासकर उनके सिर पर मौजूद सर्पिल सींग, स्पाइरल हॉर्न्स, जिनसे एक अवर्णनीय रहस्यमयी चमक निकल रही थी। उन पर 9 रंग झिलमिला रहे थे, जो अंततः एक पन्ने जैसे सफ़ेद रंग में बदल गए। इस क्षण अपने आसपास का दृश्य देखकर शैन लाव रुक गए। उन्होंने चांदनी में ह्यू युहाव को देखा, जिसकी पीठ उनकी तरफ थी, और उन्हें मौत और डर का एहसास हुआ। आखिरकार वह एक लेवल 98 अल्टीमेट डोलो थे। वे कैसे भयभीत नहीं होते? ह्यू युहाव, शैन लाव ने धीरे से पुकारा, क्योंकि अब वे पुष्टि नहीं कर पा रहे थे कि उनके सामने वाला व्यक्ति वास्तव में ह्यू युहाव ही है या नहीं। मृत्यु में लिपटी आभा उनके मार्शल सोल और उनकी कोशिकाओं पर लगातार हमला कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उनका पूरा शरीर शैन लाव पर चिल्ला रहा हो, भागो! सौभाग्य से एलेक्स का निगलने की प्रक्रिया जारी रखने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने शैन लाव पर एक नज़र डाली, फिर ह्यू युहाव के शरीर से बाहर निकल गए। उस क्षण उन ग्रे आंखों की नज़र पड़ने पर शैन लाव ने लगातार 5 कदम पीछे खींच लिए। वे तभी रुके जब उनकी पीठ पहाड़ के किनारे से टकरा गई। वह आखिर क्या है? जैसे ही एलेक्स बाहर निकले, ह्यू युहाव का शरीर टूटने लगा। उसका शरीर अभी भी बहुत कमज़ोर था। अपने डिवाइन रैंक की शक्ति का उपयोग करने से उसे काफ़ी चोट पहुंची थी। सौभाग्य से ड्रैगन गॉड रक्तरेखा ब्लडलाइन उसे लगातार ठीक कर रही थी। एक पल में शैन लाव ह्यू युहाव के पास पहुंचे और उसे गिरने से बचाने के लिए सहारा दिया। शैन लाव महसूस कर सकते थे कि यद्यपि ह्यू युहाव की सांसें कमज़ोर थीं, लेकिन वे अभी भी चल रही थीं। उसके दिल की धड़कन मजबूत थी और जीवन के संकेत स्पष्ट थे। फिर भी ह्यू युहाव के अलावा आसपास जीवन का कोई और संकेत नहीं बचा था। शैन लाव के चेहरे पर डर का एक निशान दिखाई दिया। आसपास की हर चीज़ निगल ली गई लग रही थी। वंचित होने की उस भयानक भावना ने शैन लाव को लगभग पागल कर दिया। सावधानी से ह्यू युहाव को उठाकर और यह सुनिश्चित करके कि वह सुरक्षित है, शैन लाव ने धीरे धीरे अपनी आत्मा की शक्ति सोल पावर ह्यू युहाव के शरीर में प्रवाहित की। जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि ह्यू युहाव की बेहोशी शारीरिक चोट के कारण नहीं, बल्कि मानसिक थकावट के कारण थी। यहाँ तक कि उसकी आत्मा की शक्ति भी बहुत ज़्यादा खत्म नहीं हुई थी। समय के साथ आत्मा की शक्ति के प्रवाह से ह्यू युहाव धीरे धीरे जागा। शैन लाव कुछ चिंतित लग रहे थे। युहाव, अभी क्या हुआ था? और उस नीच ईवल सोल मास्टर का क्या हुआ? ह्यू युहाव ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। शैन लाव, मुझे दिव्य पद डिवाइन सीट विरासत में मिला है। उस पल शैन लाव को लगा जैसे उनका सिर चकरा रहा हो। जो सवाल उन्होंने अभी पूछा था, यह उसका जवाब नहीं था। नहीं, आखिर तुम्हें कोई डिवाइन सीट विरासत में कैसे मिल गई? रुको, यह एक साथ बहुत ज़्यादा जानकारी है, मुझे इसे समझने दो। काफ़ी समय बाद ह्यू युहाव ने घटनाओं के पूरे क्रम को समझाया और शैन लाव आखिरकार होश में आए। तो तुम्हें अनडेड कैटास्ट्रॉफी का डिवाइन सीट मिला है। कोई आश्चर्य नहीं कि आसपास के जीवन के सभी संकेत गायब हो गए। क्या असाधारण डिवाइन सीट है ह्यू युहाव। हालांकि तुम्हें इसकी आभा को कभी भी लापरवाही से प्रकट नहीं करना चाहिए। यह एक ईवल सोल मास्टर के बहुत समान है। यदि गलत समझा गया तो यह विनाशकारी हो सकता है। धीरे धीरे ह्यू युहाव के बदलाव को स्वीकार करते हुए शैन लाव अब और हैरान नहीं थे। अब वे ह्यू युहाव के मामले में पूरी तरह सुन्न हो चुके थे। यहाँ तक कि अगर ह्यू युहाव उनसे कहता कि वह जल्द ही डिवाइन रेल्म में जाने वाला है, तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो चलें, हमने काफ़ी समय बर्बाद कर दिया है, अब वापस लौटने का समय है। उसे उठाकर शैन लाव जल्दी से उस गुफा में वापस लौटे जहाँ डेथ एंड डाकू छिपे थे। गुफा के अंदर खून की गंध और भी मजबूत हो गई थी। युहाव, शैन लाव को ह्यू युहाव को ले जाते देख वैंग डांग सबसे पहले दौड़कर आए। बाहरी प्रांगण आउटर कोर्ट के अन्य सदस्य भी जल्दी से इकट्ठा हो गए। मैं ठीक हूँ, ह्यू युहाव ने कमजोरी से जवाब दिया। उसका स्पिरिट सी वास्तव में खाली हो चुका था। एक डिवाइन रैंक को सक्रिय करने के लिए दिव्य शक्ति डिवाइन पावर की आवश्यकता होती थी। दिव्य शक्ति के बिना खून की कटौती होती है। ह्यू युहाव का सार उसका स्पिरिट सी है। अगर उसने भारी मात्रा में जीवन शक्ति लाइफ फोर्स नहीं मिली होती तो शायद वह मारा गया होता।
वैंग डांग ने सब कुछ नज़रअंदाज करते हुए उसे कसकर गले लगा लिया, उसकी आंखों से आंसू अनियंत्रित होकर बहने लगे। कुछ ही समय पहले जब युओ युहाव को मैसेंजर ऑफ डेथ ने पकड़ लिया था, वैंग डांग को लगा जैसे उसके दिल की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अचानक छीन ली गई हो। वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई थी। ठीक है, सब ठीक है, देखो मैं ठीक हूँ टिल्डा। वैंग डांग को बुरी तरह रोते देख युओ युहाव ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई और उसे सांत्वना दी। शैन लाव ने ये सब देखा और एक बार फिर अपना आपा खो दिया। क्या किसी को मेरी परवाह नहीं है? लानत है। एक साधारण शिकायत के बाद शैन लाव का चेहरा दुख से काला पड़ गया और उन्होंने वैंग यान से पूछा, स्थिति क्या है? स्टारडाउ फॉरेस्ट में उस समय के बाद जब हजारों साल पुराने सोल बीस्ट्स ने इनकॉर्ड के शिष्यों के बीच भारी हताहत किए थे, उनके नेतृत्व में यह एक और बड़ा नुकसान था। उनके दिल का दर्द सामान्य समझ से परे था। वैंग यान बेहद दुखी दिखे। क्षमा करें शैन लाव, युद्ध में मारे गए सभी लोग, उनका कोई अवशेष नहीं बचा है। अब केवल सबकी पहचान बताने वाली रिंग्स बची हैं। मैंने उन्हें इकट्ठा कर लिया है। दाइयोहेंग विस्फोट के केंद्र में था। हालांकि उसका अभ्यास कल्टिवेशन सबसे ज्यादा था, लेकिन अब उसका निचला शरीर अपाहिज हो गया है। अब से वह केवल एक अपंग बनकर रह सकता है। रेजरेक्शन, लिंगलोचेंग्स रीबर्थ, डोलो 2, रीबर्थ ऑफ ह्यूओ युहाव, मोर चिल्ड्रन, मोर ब्लेसिंग्स, वेब नॉवल। शैन लाव ने दर्द से अपनी आंखें मूंद लीं। ये स्थिति वास्तव में बहुत दुखद थी। जैसे ही शैन लाव शोक में डूबे, तभी पास ही से लिंगलोचेंग के खांसने की आवाज़ आई। शैन लाव चौंक गए और तुरंत उसके पास पहुंचे। हालांकि जांच करने के बाद उन्होंने बेबसी से अपना सिर हिला दिया। जीवन का सार, लाइफ एसेंस खत्म हो चुका है, वह जीवित नहीं बच सकती। इन शब्दों के साथ सभी के बीच फैली क्षणिक खुशी तुरंत फिर से गम में बदल गई। अगर शैन लाव ने भी कह दिया कि कोई रास्ता नहीं है, तो फिर किसके पास समाधान हो सकता था? मुझे कोशिश करने दें। जैसे ही समूह में सन्नाटा छा गया, युओ युहाव की आवाज़ शांत केव में गूंज उठी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे लिंगलोचेंग के निचले पेट के ऊपर रखा। जो जीवन सार उसने अभी अभी निगला था, उसमें से थोड़ा सा बचा हुआ था और अब उसने उसे पूरी तरह से उसके शरीर में डाल दिया। युओ युहाव के निरंतर प्रवाह के साथ लिंगलोचेंग की सांसें धीरे धीरे स्थिर होने लगीं। उनके बगल में खड़े शैन लाव उत्साहित भी थे और डरे हुए भी। उत्साहित इसलिए क्योंकि लिंगलोचेंग जीवित थी, डरे हुए इसलिए क्योंकि अगर युओ युहाव एक ईवल सोल मास्टर बन गया तो पूरा डोलोस्टा बर्बाद हो जाएगा। मौत का वह आतंक अब भी उसे याद करने पर शैन लाव को घुटन महसूस हो रही थी। सारे जीवन सार को निगल लेना कितना भयानक। लिंगलोचेंग को स्थिरता से सांस लेते देख शैन लाव ने तुरंत एक निर्णय लिया। वैंग यान, ये कठिन काम पूरी तरह से तुम्हारे कंधों पर है। पहले इन्हें वापस मिलिट्री कैंप ले जाओ, फिर से संगठित होने के बाद सीधे एक्सिंगलो सिटी की ओर बढ़ें ताकि ग्रैंड टूर्नामेंट में भाग लिया जा सके। मैं लिंगलोचेंग और दाइयोहेंग को इलाज के लिए वापस अकेडमी ले जाऊंगा। समय बर्बाद करने के लिए नहीं है, हम तुरंत निकलते हैं। बोलते हुए शैन लाव ने जमीन पर बेहोश पड़ी लिंगलोचेंग की ओर अपने बड़े हाथों से इशारा किया। एक घनी सफ़ेद सोलपाव ने उसे रेशम के कीड़े के खोल ककून की तरह ढक लिया, जिससे वह पूरी तरह सुरक्षित हो गई। जहां तक दाइयोहेंग की बात थी, शैन लाव ने उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। शैन लाव की नज़र में ये लड़का निश्चित रूप से अपाहिज हो चुका था, लेकिन इलाज फिर भी ज़रूरी था। आखिरकार दाइयोहेंग अभी भी श्रेक की इनर अकेडमी का छात्र था। शैन लाव ने एक गहरी सांस ली और आउटर अकेडमी के साथ छात्रों की ओर देखा। एक गंभीर आवाज़ में उन्होंने कहा, अचानक एक संकट आ गया, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। अकेडमी से नए छात्रों को पूरे महाद्वीप के ग्रैंड टूर्नामेंट ऑफ एडवांस सोल मास्टर्स में भाग लेने के लिए भेजने का समय नहीं है। अब केवल आप ही आगे बढ़ सकते हैं, कम से कम तब तक जब तक लिंगलोचेंग अपनी चोटों से उबर नहीं जाती। उस समय आप मां शाओटाओ के साथ सहयोग कर सकते हैं और फिर भी किसी तरह टूर्नामेंट में भाग ले सकते हैं। बच्चों, अकेडमी का सम्मान आप पर निर्भर है। जीत और गौरव आपका है, हार और शर्म केवल मेरी होगी। ये कहने के बाद शैन लाव ने अपना सिर उठाया, अपनी आंखों के आंसू छिपाते हुए। बिजली की गति से वे केव से बाहर निकले और अपना फ्लाइंग सोल डिवाइस छोड़ते हुए अधिकतम गति से श्रेक अकेडमी की ओर चल दिए। इसी बीच युओ युहाव, जो मानसिक तनाव और जीवन सार छोड़ने के कारण थक चुका था, थकान से बेहोश हो गया। जब युओ युहाव दोबारा जागा तो दोपहर की तेज धूप खिली हुई थी। खून की तेज दुर्गंध गायब हो चुकी थी और उसकी जगह पहाड़ी जंगल की ताज़ा हवा ने ले ली थी। उसने पाया कि उसका सिर किसी मुलायम और लचीली चीज़ पर टिका हुआ है, जो बहुत आरामदायक था। उसकी छाती पर एक नाजुक और पतली हथेली रखी थी, जिसकी कोमल उंगलियां उसकी आंखों के पास थीं। बिना ऊपर देखे ही वह जानता था कि वह किसका हाथ है। उसने पहले भी अनगिनत बार यह हाथ थामा था, लेकिन इसे इतने करीब से देखना पहली बार था। हथेली उसकी तुलना में बहुत छोटी थी, फिर भी उंगलियां लगभग बराबर लंबाई की थीं।
हालांकि जैसे ही ह्यू युहाव ने करवट लेने की कोशिश की, उसे अचानक अपने पीछे एक और हाथ महसूस हुआ। यह क्या? चौंक कर ह्यू युहाव जल्दी से उठकर बैठ गया। वह हक्का बक्का था। मा शाओटाओ, जिंग नानन, वुफंग, निंगटियन। हे भगवान, वे सब उसके बगल में सो रहे थे। ह्यू युहाव के जागने से स्वाभाविक रूप से बाकी सभी की नींद भी खुल गई। मा शाओटाओ ने अपनी आंखें मली, ह्यू युहाव के हैरान चेहरे को देखा और तुरंत उस पर झपट पड़ी। सियो युहाव, तुमने सच में अपनी दीदी को डरा ही दिया था। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? जैसे ही मा शाओटाओ बोली, दूसरी लड़कियों ने भी चिंता में पूछा। ह्यू युहाव, क्या तुम ठीक हो? ह्यू युहाव, हमें ऐसे मत डराओ। ह्यू युहाव, तुम हमेशा इतने लापरवाह क्यों रहते हो? क्या तुम्हें अंदाजा है कि हम कितने चिंतित थे? उनके सवालों ने आखिरकार ह्यू युहाव को होश में ला दिया। आराम के साथ उसके दिमाग की सुस्ती गायब हो गई थी। उसकी नज़र नर्म पड़ गई और उसने एक एक करके सबके चेहरों को देखा। हाँ, मैं अब ठीक हूँ। आप सभी का धन्यवाद। ह्यू युहाव की इस अचानक कोमलता ने सबको शर्मा दिया। अगर तुम ठीक हो तो ठीक है, पर यह अचानक इतनी नरमी क्यों? बिल्कुल, ह्यू युहाव, ऐसे सभ्य और गंभीर बनने का नाटक मत करो। हाँ, और तुमने पहले कितनी लड़कियों को बेवकूफ़ बनाया है। सबको छेड़ते हुए देखकर ह्यू युहाव को बहुत खुशी हुई। तभी खांसने की आवाज़ आई। खूं खूं, खूं 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 खूं। आग उगलने वाली माँ शाओटाओ सबसे पहले बोली। टीचर वैंग, आप ये क्या कर रहे हैं? इस पल वैंग यान शर्मिंदा भी महसूस कर रहे थे और अभिभूत भी। लानत है इस दुनिया पर, ये सब यहाँ तक कैसे पहुँच गया? मैं, वैंग यान, सच में जल रहा हूँ। लानत है। वैंग यान ह्यू युहाव के पास आए। हा दोस्तों, ह्यू युहाव का शरीर अब पूरी तरह से ठीक हो गया होगा। क्यों न हम मिलिट्री कैंप वापस चलें? थोड़े आराम के बाद हम एक सिंगलो सिटी की ओर बढ़ सकते हैं। इस समय सब अभी भी जंगल में ही थे। ह्यू युहाव के बेहोश होने के बाद उन्होंने ज्यादा दूरी तय नहीं की थी। जहां तक ह्यू युहाव के सोने की जगह की बात थी, स्वाभाविक रूप से वह वैंग डान की गोद थी। गोद का तकिया, लैप पिलो। अधिकतम सुख प्राप्त हुआ। कहीं और, श्रेक अकेडमी में, बिखरे हुए शैनलाव सीढ़ियों पर बैठे एक बोतल से शराब पी रहे थे। पैरों की आहट हुई और सफ़ेद कपड़ों में एक बुजुर्ग उनके पास आए। स्थिति कैसी है? बुजुर्ग सम्मानपूर्वक शैनलाव के पीछे खड़े हो गए। स्थिति स्थिर हो गई है। आप उन्हें समय पर वापस ले आए, सबकी जान बच गई है। लिंग लोचेंग पूरी तरह से ठीक हो गई है। जहां तक दाई योहेंग की बात है, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। निचला शरीर जा चुका है। मैंने सोल कंडक्शन डिपार्टमेंट से जांच कराई, इसे नकली नहीं बनाया जा सकता। जहां तक उसके खोए हुए पैरों की बात है, कोई भी कृत्रिम अंग प्रोस्थेटिक काम नहीं आएगा। रीढ़ की हड्डी निचले शरीर से अलग हो चुकी है। केवल अंगों का पुनर्जन्म, लिम्ब रीजेनरेशन ही इसे हल कर सकता है। शैनलाव ने शराब की गंध वाली सांस छोड़ी, उनका चेहरा उदास था। उसी समय आंगन में कोई प्रविष्ट हुआ। वे और कोई नहीं बल्कि श्रेक अकेडमी के मार्शल सोल डिपार्टमेंट के प्रमुख यान शोजे थे। शैनलाव, आपके द्वारा प्रस्तावित पोसाइडन पवेलियन की बैठक तैयार है। आप, चलो चलते हैं। शैनलाव खड़े हुए और बाहर निकल गए। उनकी आकृति कुछ अकेली सी लग रही थी। यान शोजे उनके पीछे चले, चुपचाप आह भरते हुए। पोसाइडन पवेलियन की बैठक इतने सालों में इतनी बार कभी आयोजित नहीं हुई थी। शैनलाव, यह मामला पूरी तरह से आपकी गलती नहीं है, खुद को बहुत ज्यादा दोष न दें, यान शोजे ने धीरे से सलाह दी। शैनलाव ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर हिला दिया। लेखक का नोट PS, कल बहुत से पाठकों ने टिप्पणी की थी कि वे लिंग लोचेंग की मृत्यु से दुखी थे। ठीक है, मैं आप सबको सरप्राइज देता हूं, वह जीवित है। ब्लैकनिंग स्ट्रेंथ ट्रिपल्ड, वाइटनिंग वीक 10 फोल्ड, डोलो 2, रीबर्थ ऑफ ह्यू युहाव, मोर चिल्ड्रन, मोर ब्लेसिंग्स, वेब नॉवल। सी गॉड पवेलियन। इस बार सी गॉड पवेलियन की बैठक पिछली बार से बहुत अलग नहीं थी, लेकिन माहौल काफी भारी था। मेज के मुख्य छोर पर ओल्ड म्यू अभी भी अपनी कुर्सी पर लेटे हुए थे। उनकी आकृति धुंधली सी थी। मेज के निचले सिरों पर ओल्ड लिन और ओल्ड शैन बैठे थे, जबकि मार्शल सोल और सोल गाइडेंस विभागों के 4 उपाध्यक्ष और उपडीन सम्मानपूर्वक बगल में मौजूद थे। ओल्ड म्यू की कोमल आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। बोलो शैनजी, तुमने इस सी गॉड पवेलियन की बैठक का अनुरोध किया था, ये किस लिए है? ओल्ड शैन ने सिर हिलाया, धीरे से खड़े हुए और गहरी आवाज में कहा, इस बार क्या हुआ, ये सब जानते हैं। मेरे नेतृत्व में समस्या उत्पन्न होने का ये पहला मामला नहीं है। टीम लीडर के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। इसलिए मैंने श्रेक मॉनिटरिंग टीम के डिप्टी लीडर के पद से इस्तीफा देने और सी गॉड पवेलियन से पूरी तरह हटने का फैसला किया है, और अब मैं अकेडमी के एक साधारण सदस्य के रूप में रहना चुनूंगा। इन शब्दों पर हर कोई चौंक गया। अकेडमी में उनका पद ओल्ड म्यू के बाद दूसरे स्थान पर था, और वे अकेडमी के एक पूर्ण अनुभवी सदस्य थे। उनकी अभ्यास शक्ति, कल्टिवेशन स्ट्रेंथ, लगभग ओल्ड म्यू के बराबर थी।
अगर ओल्ड म्यू का निधन होता तो ओल्ड शैन सी गॉड पवेलियन के नेतृत्व को संभालने वाले पहले व्यक्ति होते। एक पल के लिए हर किसी ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन ओल्ड शैन का निर्णय अटल था। बोलते हुए वे मुड़े और निकास की ओर चलने लगे। वापस आओ। आवाज शांत थी, फिर भी उसमें एक अदृश्य अधिकार था। हालांकि शब्द हल्के से कहे गए थे, लेकिन ओल्ड शैन जो चलने लगे थे अपनी जगह पर जम गए। ओल्ड म्यू, मेरे पास रुकने के लिए वास्तव में कोई चेहरा नहीं बचा है। ओल्ड शैन की पीठ दूसरों की ओर थी, उनका शरीर थोड़ा कांप रहा था, केवल वे ही जानते थे कि वे कितना दर्द सह रहे थे। मैंने कहा, वापस आओ। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? ओल्ड म्यू का लहजा गहरा हो गया। ओल्ड शैन थोड़ा कांपे। अत्यधिक अनिच्छा के बावजूद वे आखिरकार पीछे मुड़े और फिर से बैठ गए। ओल्ड म्यू ने धीरे से कहा, जिस दिन मॉनिटरिंग टीम की स्थापना हुई थी, उसमें शामिल होने वाला हर सदस्य बलिदान के लिए पहले से ही तैयार था। चून की घटना हो चुकी है, अब हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी चीजें दोबारा न हों। आज मैं मेज ठोक कर कहता हूँ, इस बैठक के बाद इनर अकेडमी के प्रत्येक शिष्य के पास कम से कम एक कस्टम फ्लाइंग सोल गाइडेंस डिवाइस और एक डिफेंस सोल गाइडेंस डिवाइस होना चाहिए जो उनके अनुसार बनाया गया हो। समय आगे बढ़ रहा है। पिछले 30 वर्षों में सोल गाइडेंस डिवाइसेस का विकास बहुत तेजी से हुआ है, लगभग दिन प्रतिदिन। फिर भी हमारे इनर अकेडमी के शिष्य अभी भी इस धारणा पर अड़े हुए हैं कि उनकी मार्शल सोल्स ही उनका गौरव हैं। इसी वजह से यह करारी हार हुई है। सोल गाइडेंस डिवाइसेस के समर्थन से एक सहायक ऑक्सिलरी सोल मास्टर भी एक शक्तिशाली ऑफेंस टाइप शिष्य से बच निकल सकता था। ओल्ड म्यू के मेज ठोकने के बाद हर कोई सहमति में सिर हिलाने लगा। इस मामले ने उन्हें पूरी तरह से जगा दिया था। ओल्ड शैन के इस्तीफे के मामले को सुलझाने के बाद ध्यान दूसरे मुद्दे की ओर गया। ओल्ड म्यू, इस साल पूरे महाद्वीप में होने वाले हाई लेवल सोल मास्टर अकेडमी डूहम टूर्नामेंट के बारे में क्या? इनर अकेडमी में अब केवल 1 दर्जन शिष्य बचे हैं, जिनमें से केवल 2 उम्र की शर्त पूरी करते हैं और उनकी क्षमताओं में कमी है। क्या हमें पहले बाहर किए गए सोल गाइडेंस टीम के सदस्य को इन दोनों के साथ शामिल करना चाहिए? ओल्ड म्यू ने एक पल के लिए सोचा, फिर निर्णायक रूप से मेज ठोकी। उन्हें अतिरिक्त मदद भेजने की जरूरत नहीं है। उन्हें अपने दम पर प्रदर्शन करने दें। वरिष्ठ बुजुर्ग चौंक गए। उनमें से एक बोला, ओल्ड म्यू, यह अकेडमी के सम्मान का विषय है। ओल्ड म्यू ने कड़वाहट से अपना सिर हिलाया। हे, फिर से सम्मान? इन वर्षों में हम लंबे समय से इस तथाकथित सम्मान के बंधक बने हुए हैं। आत्मसंतोष, अहंकार, अब खतरे की घंटी बजाने का समय है। असफलता के बाद ही कोई जाग सकता है और वास्तव में सुधार कर सकता है। हालांकि हमारे प्राथमिक टीम सदस्य इस बार प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, लेकिन यह न भूलें, ये रिजर्व टीम अकेडमी के इतिहास की सबसे मजबूत टीम है। अगर नियति ने फैसला किया है कि उन्हें जल्दी परखना चाहिए, तो इसकी अनुमति क्यों न दी जाए? उन्हें इस बार स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन करने दें। ओल्ड म्यू के एक वार ने सभी मामलों को तय कर दिया। लेने डूहम टूर्नामेंट समाप्त होने के बाद सोल गाइडेंस विभाग के नाम पर सन मून रॉयल सोल गाइडेंस अकेडमी को एक पत्र भेजें, जिसमें एक विनिमय एक्सचेंज का अनुरोध किया गया हो और हमारे शिष्यों को वहां पढ़ने के लिए भेजें। इसके अलावा इसमें ह्यूओ युहाव को भी शामिल करें। जियान लिने चकित रह गई। वह तो ठीक है, लेकिन क्या सन मून रॉयल सोल गाइडेंस अकेडमी सहमत होगी? और क्या हमारे शिष्य वास्तव में जाएंगे? ओल्ड म्यू थोड़ा मुस्कुराए। मैं उन्हें सीखने के लिए नहीं, बल्कि उनका दृष्टिकोण व्यापक बनाने के लिए भेज रहा हूँ। कम से कम उन्हें यह देखना चाहिए कि महाद्वीप की सबसे उन्नत सोल गाइडेंस अकेडमी कैसी दिखती है और वे किन सोल गाइडेंस डिवाइसेस का उपयोग करते हैं। इसके अलावा सन मून रॉयल सोल गाइडेंस अकेडमी सहमत होगी। वे लंबे समय से हमारे मार्शल सोल विभाग के साथ विनिमय की इच्छा रखते रहे हैं। आप उनसे कहें, जब तक वे सहमत होते हैं, हमारे 10 शिष्य भी विनिमय के लिए आ सकते हैं। इन विवरणों को अंतिम रूप देने के बाद जियान लिने ने फिर से पूछा, ओल्ड म्यू, ये ह्यूओ युहाव, क्या वह सहमत होगा? इसके अलावा ह्यूओ युहाव मार्शल सोल विभाग का एक मुख्य शिष्य है और उसने कभी सोल गाइडेंस डिवाइस का उपयोग नहीं किया है। ओल्ड म्यू का चेहरा गंभीर हो गया। ये ठीक इसलिए है क्योंकि ह्यूओ युहाव की प्रतिभा डरावनी है कि मैंने उसे चुना है। जितनी मजबूत प्रतिभा होती है, एक सोल मास्टर सोल गाइडेंस डिवाइसेस के प्रति उतना ही अधिक तिरस्कार रखता है। अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया गया, तो ह्यूओ युहाव को अनिवार्य रूप से इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बार उसे भाग लेना ही होगा। सोल गाइडेंस डिवाइसेस का मार्शल सोल के साथ मिलन एक नया और अभूतपूर्व भविष्य बना सकता है। ओल्ड म्यू के निर्णायक शब्दों को सुनकर यान शोजे अब खुद को रोक नहीं पाए। यान शोजे झिझके, शिक्षक, क्या ये थोड़ा जल्दबाजी नहीं है? सोल गाइडेंस डिवाइसेस तेजी से विकसित हो रहे हैं, लेकिन एक बार सोल सेंट स्तर पर पहुंचने के बाद सोल मास्टर्स अभी भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। मूर्ख, क्या होगा अगर युद्ध छिड़ जाए? सन मून एम्पायर के सोल गाइडेंस डिवाइसेस पहले ही आपकी कल्पना से परे जा चुके हैं। इसके अलावा वर्तमान स्थिति को देखते हुए वे तेजी से बेचैन हो रहे हैं।
क्या आपको लगता है कि हमारी एकेडमी एक बड़े पैमाने के युद्ध में अछूती रह सकती है? सन मून एम्पायर का प्राथमिक लक्ष्य हम ही होंगे। सोल गाइडेंस डिवाइस से लैस प्रत्येक अतिरिक्त सोल मास्टर युद्ध के मैदान में जीवित रहने की संभावना बढ़ाता है। ओल्ड म्यू को सुनकर वरिष्ठ बुजुर्ग गंभीर हो गए और यान शोजे बहुत प्रभावित हुए। निर्णय सर्वसम्मति से पारित हो गया। कहीं और टैंग या छात्रावास में बैठी खिड़की से बाहर शून्य में ताक रही थी, उसका चेहरा थोड़ा पीला था। लशैन ने कहा कि इस मिशन में इनर अकेडमी के शिष्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पता नहीं सीयू युहाव कैसा होगा। मैं बेकार हूँ। टैंग सेक्ट की लीडर के रूप में मेरा भविष्य सबसे कम है। तीसरी रिंग प्राप्त किए 1 साल से अधिक समय हो गया है। मेरी सोल पावर मुश्किल से आगे बढ़ी है और मैं केवल लेवल 33 पर हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? ब्लैकनिंग स्ट्रेंथ ट्रिपल्ड, वाइटनिंग वीक 10 फोल्ड, डोलो 2, रीबर्थ ऑफ ह्यूओ युहाव, मोर चिल्ड्रन, मोर ब्लेसिंग्स, वेब नॉवल। सी गॉड पवेलियन। इस बार सी गॉड पवेलियन की बैठक पिछली बार से बहुत अलग नहीं थी, लेकिन माहौल काफी भारी था। मेज के मुख्य छोर पर ओल्ड म्यू अभी भी अपनी कुर्सी पर लेटे हुए थे। उनकी आकृति धुंधली सी थी। मेज के निचले सिरों पर ओल्ड लिन और ओल्ड शैन बैठे थे, जबकि मार्शल सोल और सोल गाइडेंस विभागों के 4 उपाध्यक्ष और उपडीन सम्मानपूर्वक बगल में मौजूद थे। ओल्ड म्यू की कोमल आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। बोलो शैनजी, तुमने इस सी गॉड पवेलियन की बैठक का अनुरोध किया था, ये किस लिए है? ओल्ड शैन ने सिर हिलाया, धीरे से खड़े हुए और गहरी आवाज में कहा, इस बार क्या हुआ ये सब जानते हैं। मेरे नेतृत्व में समस्या उत्पन्न होने का ये पहला मामला नहीं है। टीम लीडर के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं उठ सकता। इसलिए मैंने श्रेक मॉनिटरिंग टीम के डिप्टी लीडर के पद से इस्तीफा देने और सी गॉड पवेलियन से पूरी तरह हटने का फैसला किया है, और अब मैं अकेडमी के एक साधारण सदस्य के रूप में रहना चुनूंगा। इन शब्दों पर हर कोई चौंक गया। अकेडमी में उनका पद ओल्ड म्यू के बाद दूसरे स्थान पर था और वे अकेडमी के एक पूर्ण अनुभवी सदस्य थे। उनकी अभ्यास शक्ति कल्टिवेशन स्ट्रेंथ लगभग ओल्ड म्यू के बराबर थी। अगर ओल्ड म्यू का निधन होता तो ओल्ड शैन सी गॉड पवेलियन के नेतृत्व को संभालने वाले पहले व्यक्ति होते। एक पल के लिए हर किसी ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन ओल्ड शैन का निर्णय अटल था। बोलते हुए वे मुड़े और निकास की ओर चलने लगे। वापस आओ। आवाज शांत थी, फिर भी उसमें एक अदृश्य अधिकार था। हालांकि शब्द हल्के से कहे गए थे, लेकिन ओल्ड शैन जो चलने लगे थे अपनी जगह पर जम गए। ओल्ड म्यू, मेरे पास रुकने के लिए वास्तव में कोई चेहरा नहीं बचा है। ओल्ड शैन की पीठ दूसरों की ओर थी, उनका शरीर थोड़ा कांप रहा था। केवल वे ही जानते थे कि वे कितना दर्द सह रहे थे। मैंने कहा, वापस आओ। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? ओल्ड म्यू का लहजा गहरा हो गया। ओल्ड शैन थोड़ा कांपे। अत्यधिक अनिच्छा के बावजूद वे आखिरकार पीछे मुड़े और फिर से बैठ गए। ओल्ड म्यू ने धीरे से कहा, जिस दिन मॉनिटरिंग टीम की स्थापना हुई थी, उसमें शामिल होने वाला हर सदस्य बलिदान के लिए पहले से ही तैयार था। चून की घटना हो चुकी है, अब हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी चीजें दोबारा न हों। आज मैं मेज ठोक कर कहता हूँ, इस बैठक के बाद इनर अकेडमी के प्रत्येक शिष्य के पास कम से कम एक कस्टम फ्लाइंग सोल गाइडेंस डिवाइस और एक डिफेंस सोल गाइडेंस डिवाइस होना चाहिए जो उनके अनुसार बनाया गया हो। समय आगे बढ़ रहा है। पिछले 30 वर्षों में सोल गाइडेंस डिवाइसेस का विकास बहुत तेजी से हुआ है, लगभग दिन प्रतिदिन। फिर भी हमारे इनर अकेडमी के शिष्य अभी भी इस धारणा पर अड़े हुए हैं कि उनकी मार्शल सोल्स ही उनका गौरव हैं। इसी वजह से यह करारी हार हुई है। सोल गाइडेंस डिवाइसेस के समर्थन से एक सहायक ऑक्सिलरी सोल मास्टर भी एक शक्तिशाली ऑफेंस टाइप शिष्य से बच निकल सकता था। ओल्ड म्यू के मेज ठोकने के बाद हर कोई सहमति में सिर हिलाने लगा। इस मामले ने उन्हें पूरी तरह से जगा दिया था। ओल्ड शैन के इस्तीफे के मामले को सुलझाने के बाद ध्यान दूसरे मुद्दे की ओर गया। ओल्ड म्यू, इस साल पूरे महाद्वीप में होने वाले हाई लेवल सोल मास्टर अकेडमी डूहम टूर्नामेंट के बारे में क्या? इनर अकेडमी में अब केवल 1 दर्जन शिष्य बचे हैं, जिनमें से केवल 2 उम्र की शर्त पूरी करते हैं और उनकी क्षमताओं में कमी है। क्या हमें पहले बाहर किए गए सोल गाइडेंस टीम के सदस्य को इन दोनों के साथ शामिल करना चाहिए? ओल्ड म्यू ने एक पल के लिए सोचा, फिर निर्णायक रूप से मेज ठोकी। उन्हें अतिरिक्त मदद भेजने की जरूरत नहीं है। उन्हें अपने दम पर प्रदर्शन करने दें। वरिष्ठ बुजुर्ग चौंक गए। उनमें से एक बोला, ओल्ड म्यू, यह अकेडमी के सम्मान का विषय है। ओल्ड म्यू ने कड़वाहट से अपना सिर हिलाया। हे, फिर से सम्मान? इन वर्षों में हम लंबे समय से इस तथाकथित सम्मान के बंधक बने हुए हैं। आत्मसंतोष, अहंकार, अब खतरे की घंटी बजाने का समय है। असफलता के बाद ही कोई जाग सकता है और वास्तव में सुधार कर सकता है। हालांकि हमारे प्राथमिक टीम सदस्य इस बार प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, लेकिन यह न भूलें, ये रिजर्व टीम अकेडमी के इतिहास की सबसे मजबूत टीम है। अगर नियति ने फैसला किया है कि उन्हें जल्दी परखना चाहिए, तो इसकी अनुमति क्यों न दी जाए? उन्हें इस बार स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन करने दें। ओल्ड म्यू के एक वार ने सभी मामलों को तय कर दिया।
लिने, ड्यूरूम टूर्नामेंट समाप्त होने के बाद सोल गाइडेंस विभाग के नाम पर सन मून रॉयल सोल गाइडेंस एकेडमी को एक पत्र भेजें जिसमें एक विनिमय एक्सचेंज का अनुरोध किया गया हो और हमारे शिष्यों को वहां पढ़ने के लिए भेजें। इसके अलावा इसमें ह्यूओ युहाव को भी शामिल करें। जियान लिने चकित रह गई। वह तो ठीक है, लेकिन क्या सन मून रॉयल सोल गाइडेंस एकेडमी सहमत होगी? और क्या हमारे शिष्य वास्तव में जाएंगे? ओल्ड म्यू थोड़ा मुस्कुराए। मैं उन्हें सीखने के लिए नहीं, बल्कि उनका दृष्टिकोण व्यापक बनाने के लिए भेज रहा हूँ। कम से कम उन्हें ये देखना चाहिए कि महाद्वीप की सबसे उन्नत सोल गाइडेंस एकेडमी कैसी दिखती है और वे किन सोल गाइडेंस डिवाइसेस का उपयोग करते हैं। इसके अलावा सन मून रॉयल सोल गाइडेंस एकेडमी सहमत होगी। वे लंबे समय से हमारे मार्शल सोल विभाग के साथ विनिमय की इच्छा रखते रहे हैं। आप उनसे कहें, जब तक वे सहमत होते हैं हमारे 10 शिष्य भी विनिमय के लिए आ सकते हैं। इन विवरणों को अंतिम रूप देने के बाद जियान लिने ने फिर से पूछा, ओल्ड म्यू, ये ह्यूओ युहाव, क्या वह सहमत होगा? इसके अलावा ह्यूओ युहाव मार्शल सोल विभाग का एक मुख्य शिष्य है और उसने कभी सोल गाइडेंस डिवाइस का उपयोग नहीं किया है। ओल्ड म्यू का चेहरा गंभीर हो गया। ये ठीक इसलिए है क्योंकि ह्यूओ युहाव की प्रतिभा डरावनी है कि मैंने उसे चुना है। जितनी मजबूत प्रतिभा होती है, एक सोल मास्टर सोल गाइडेंस डिवाइसेस के प्रति उतना ही अधिक तिरस्कार रखता है। अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो ह्यूओ युहाव को अनिवार्य रूप से इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बार उसे भाग लेना ही होगा। सोल गाइडेंस डिवाइसेस का मार्शल सोल के साथ मिलन एक नया और अभूतपूर्व भविष्य बना सकता है। ओल्ड म्यू के निर्णायक शब्दों को सुनकर यान शोजे अब खुद को रोक नहीं पाए। यान शोजे झिझके, शिक्षक, क्या ये थोड़ा जल्दबाजी नहीं है? सोल गाइडेंस डिवाइसेस तेजी से विकसित हो रहे हैं, लेकिन एक बार सोल सेंट स्तर पर पहुंचने के बाद सोल मास्टर्स अभी भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। मूर्ख, क्या होगा अगर युद्ध छिड़ जाए? सन मून एम्पायर के सोल गाइडेंस डिवाइसेस पहले ही आपकी कल्पना से परे जा चुके हैं। इसके अलावा वर्तमान स्थिति को देखते हुए वे तेजी से बेचैन हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हमारी एकेडमी एक बड़े पैमाने के युद्ध में अछूती रह सकती है? सन मून एम्पायर का प्राथमिक लक्ष्य हम ही होंगे। सोल गाइडेंस डिवाइस से लैस प्रत्येक अतिरिक्त सोल मास्टर युद्ध के मैदान में जीवित रहने की संभावना बढ़ाता है। ओल्ड म्यू को सुनकर वरिष्ठ बुजुर्ग गंभीर हो गए और यान शोजे बहुत प्रभावित हुए। निर्णय सर्वसम्मति से पारित हो गया। कहीं और टैंगिया छात्रावास में बैठी खिड़की से बाहर शून्य में ताक रही थी। उसका चेहरा थोड़ा पीला था। लर्शान ने कहा कि इस मिशन में इनर अकेडमी के शिष्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पता नहीं सीयू युहाव कैसा होगा। मैं बेकार हूँ। टैंक सेक्ट की लीडर के रूप में मेरा भविष्य सबसे कम है। तीसरी रिंग प्राप्त किए 1 साल से अधिक समय हो गया है। मेरी सोल पावर मुश्किल से आगे बढ़ी है और मैं केवल लेवल 33 पर हूँ। मुझे क्या करना चाहिए?